भी सर प्लीज आइए और हमें सिखाइए सर। थैंक यू सो मच मनोज। बहुत कुछ बोल दिया आपने मेरे लिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, मेरा नाम जीपी सिंह है, जैसा कि मनोज ने बताया है, और कई हमारे नए लीडर्स भी यहाँ बैठे हैं। और आज का जो वर्कशॉप है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के वर्कशॉप की जो थीम है आप सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। आज हमने स्टार्ट किया है, हर 20 साल में ये दुनिया बदलती है। इस दौर में हम अपने आप को कितना बदल पाए ये जानना बहुत ज़रूरी है। और आज के इस दौर में हम क्या करें ऐसा कि हम अपने आप को मैच कर पाएं। अब हमें पेयरिंग करनी पड़ रही है। समय हमसे आगे निकल रहा है और हम वहीं रुके हुए हैं। हम बिल्कुल भी अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, और ये वक्त एक ऐसा आ गया है कि जहां अब अपने आप को अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इसीलिए मुझे लगा कि यस, इस तरह के इस वर्कशॉप को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को कि हर 20 साल में दुनिया बदलती है। मेरे बोर्ड के पीछे मैंने कुछ लिखा हुआ है। 1940 से लेके 2040 तक का मैंने अपना एक डाटा इसमें लिखा है। और आज के इस पूरे सेशन के अंदर मैं किसी टेक्निकली किसी चीज पे जाने के मूड में नहीं हूं। मैं एक सिंपल सी आप लोगों के सामने बात करने वाला हूं, जो आप सुनते रहे हैं, जो आप देखते हैं, आपका एक्सपीरियंस है। यहाँ जितने भी लीडर्स लोग और व्यक्ति बैठे हैं वो सारे के सारे एक्सपीरियंस हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ किया है, और कहीं ना कहीं सारे के सारे अपने अपने किसी ना फील्ड के अंदर वो सक्सेसफुल भी हैं। मैं ये मानता हूं कि आज आप मेरे सेशन के अंदर एक चीज महसूस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, जो मैं आप लोगों के साथ बात बोल रहा हूँ ये हो रही है कि नहीं हो रही है। और डेफिनेटली अगर आपको ऐसा लगता है तो ये हो रही है, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि 2021 के बाद 2025 भी आएगा, 2030 भी आएगा, 2040 भी आएगा। जब 1940 से 2021 तक हम पहुंच गए हैं, तो ये 2040 तक के सफर के अंदर क्या चीजें नहीं बदलेंगी? आज इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। इस बदलते दौर में हम अपने आप को कितना अपडेट कर पा रहे हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन को, और समझने की कोशिश करते हैं कि हम कहाँ पे हैं। मैंने इसमें लिखा था 1940। 1940 में आप याद करिए, एक 10 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी। सोचिए, कभी आप अपने पुरखों के पास कभी आपने कभी सुना होगा किसी से 1940। 1960 में वही बढ़ के 100 रुपए की चीज बन गई। 1980 जब मेरा दौर आ गया तब 1000 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। और जैसे से हम निकले 2000 में हमारी जो वैल्यू है वो बढ़ के चली गई 10,000 की। और 2020 आते आते वही वैल्यू चली गई अब 1 लाख रुपए की। और अब वही 2040 में अगर हम जाएंगे तो वो वैल्यू रहेगी 10 लाख की। आप समझिए इस चीज को। मैं 2040 से स्टार्ट करता हूं। 2040 और 60 के बीच में एक ही चीज चलती थी, वो था ब्लैक एंड व्हाइट। सुना होगा बहुत लोगों ने कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चला करती थी, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स हुआ करती थी, ब्लैक एंड व्हाइट लोग रहा करते थे। सड़कें नहीं थी, सिर्फ कच्ची सड़कें हुआ करती थी। गाड़ी के नाम पे तांगे वगैरह हुआ करते थे, बैलगाड़ी वगैरह यूज किए जाती थी। याद करो, पैसे के नाम पे 1 पैसा 2 पैसा ये सब कुछ चला करता था उस दौर में। वो दौर एक ऐसा दौर था जो बिल्कुल फ्री था। कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, कोई बिल्डिंग्स नहीं थी, कोई मकान नहीं थे, छोटे छोटे कच्चे 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 घर हुआ करते थे। इवन मैंने अपनी लाइफ देखी है कच्चे घरों के अंदर। मैं अपने गांव के अंदर कच्चे घरों के अंदर रहा हूँ। मैं बात करूँ 1990 तक भी गांव के अंदर, मेरे गांव में लाइट नहीं थी और हम कच्चे घरों के अंदर रहे हैं। हमने वो सारी चीजें देखी है गांव की, सहा है। हम सिटी के अंदर ट्रांसफर हुए थे 1990s में, 1990 में हम ट्रांसफर हुए थे। बाकी तो पूरी जिंदगी मेरी गांव की ही रही। 15 साल तक मैंने गांव में ही रहा। आप समझ सकते हैं कि इस वाले दौर में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट था। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। दौर चेंज हुआ 1980 से। यहां से आपने देखा होगा थोड़ी सी कलर टीवी से स्टार्ट हो गई। 1980 के दौर में ही, 1980-90 के बीच की बात कर रहा हूँ। इसी दौर में रामायण, महाभारत, चित्रहार और राजा रानी और पता नहीं क्या क्या सीरियल धारावाहिक जो आज भी आपके दिलो दिमाग के अंदर घूमते हैं, ये सब स्टार्ट हुए 1980 के दशक के अंदर ही। बहुत सी चीजें हैं जो डेवलप होनी स्टार्ट हो गई। लोगों ने जिंदगी को समझना शुरू कर दिया। ये 1980 का दशक था। अब हम थोड़ा सा 10 साल और आगे जाते हैं। 2000 का सीन आया। 1996 में मैं इंडियन आर्मी में चला गया था, और मेरी जो पहली पे आउट थी वो 1700-1800 रुपए के करीब थी। आप समझ सकते हैं 1700-1800 सरकारी पे आउट लेने के बाद कितनी हमारी वैल्यू उस टाइम 10,000 हुआ करती थी। तो मैं समझता था कि यार 10,000 तो बहुत ज्यादा होती है। 10,000 की जिंदगी कैसे कैसे लोग जिया करेंगे, मुझे समझ नहीं आता था। लेकिन मुझे याद आता है, मुझे आज भी याद है कि 96-97 के बीच में हम लाइन लगाते थे एसटीडी के ऊपर।
हमें अगर घर में किसी से बात करनी होती थी और हम अपनी ड्यूटी करते थे फील्ड के अंदर, तो हमें इंडियन लेटर लिखना पड़ता था, अंतर्देशीय जिसको बोलते हैं, इंडियन लेटर। हम वो चीज़ अपने यूनिट से लिखा करते थे, 1 हफ्ता वहाँ पहुँचता था, 1 हफ्ते बाद उसका जवाब आता था। आज कुछ मेरे फ्रेंड्स जो आर्मी के हैं, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो वो मेरी इस बात को अच्छी तरह से इत्तेफ़ाक भी रखते होंगे। कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी यहाँ बैठे हैं, जो उस दौर में मेरे साथ रहा करते थे। हम जेएनके के अंदर हमारी पोस्टिंग थी, हम उसी दौर में वहाँ रहते थे और वहाँ पे हम किस तरह से अपने फैमिलीज़ को हम लेटर लिखा करते थे और 2-2 महीने बाद हमें उनकी अपडेट मिलती थी। मुझे वो दौर भी याद है कि जब अपने यूनिट से मैं 15 किलोमीटर दूर जाके एक एसटीडी के ऊपर लाइन लगाता था और 3 से 4 घंटे बाद मेरा नंबर आता था। ये दौर था 95, 96, 97 का। हमने वो दौर भी देखा। 2000 का दौर ऐसा भी आया जब लोगों ने मोबाइल को लेना स्टार्ट किया। अब देखिए 2000 का दौर भी आया। 2000 के उस दौर के अंदर 10,000 की वैल्यू हुआ करती थी और यहाँ पे मोबाइल अपडेट हुए। मोबाइल कौन से आते थे? पैड वाले। सबने देखा है 2000 का दौर तो। 2000 के दौर में पैड वाले मोबाइल आते थे और जब जो व्यक्ति मोबाइल अपने पास रख लेता था, तो उसे बोलते थे, "क्या ये मोबाइल काम करता है?" क्योंकि उससे पहले तो लैंडलाइन फ़ोन ही चला करते थे। आपको बात भी करनी है तो लैंडलाइन को ही यूटिलाइज़ करना है। लेकिन 2000 में फिर एक दौर चेंज हुआ। देखिए यहाँ मैं दौर चेंज की बात कर रहा हूँ। हर साल किस तरह से अपने आप को चेंज करता चला गया। 1980 से और 2000 के बीच में एक चेंजमेंट आई। यहाँ पे प्लास्टिक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा आ गई। यहाँ प्लास्टिक चीज़ें यूज़ होनी स्टार्ट हो गई। यहाँ पे मोबाइल की चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई। यहाँ लोग बहुत ज़्यादा एक-दूसरे से कनेक्टेड होने स्टार्ट हो गए। यहाँ आप देखिए ऑटो इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। पहले 2000 से पहले की बात करूँ तो बहुत लिमिटेड गाड़ियाँ सड़कों पर रहा करती थी, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो फोर व्हीलर हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन आप देखिए 2000 के दौर में बहुत सी चीज़ें चेंज हुई। आप याद करिए 2000 से पहले हम कंप्यूटर्स किस तरह से यूज़ करते थे, वो बड़े-बड़े डिब्बे। लेकिन 2000 के बाद में लैपटॉप्स वगैरह आना स्टार्ट हुए। 2000 से पहले याद करिए हम इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर को यूज़ किया करते थे। हम आज भी कुछ टाइपराइटर जो हैं आप देखते हैं तहसील वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। वो पुराने दौर के लोग हैं लेकिन आज की जनरेशन क्या यूज़ करती है। 2000 के अंदर ये सारी चीज़ें चेंज हुई। यानी कि 2000 एक ऐसा वक़्त आया अपने हिंदुस्तान के अंदर जिसने उन चीज़ों को सबको रिप्लेस कर दिया। अब तीसरी चीज़ एक और पड़ाव करते हैं कि 2020 2020 के अंदर फिर एक चेंज आया। अब 2020 के अंदर हर चीज़ डिजिटलाइज़ हो गई। याद होगा आपको मिस्टर प्राइम मिनिस्टर की एक स्पीच जिन्होंने कहा था कि अब मैं इस पूरे हिंदुस्तान को एक तरह से डिजिटल फॉर्मेट पे लेके जाना जाना चाहता हूँ। आपको तो वो दौर भी याद होगा जब हर चीज़ कैश पे चला करती थी और मिस्टर मोदी साहब ने ये कहा था कि मैं हिंदुस्तान को कैशलेस कर दूँगा। लोगों की जेबों के अंदर पैसा नहीं होगा, लोगों की जेबों के अंदर कार्ड होगा। लोग अपने फ़ोन से अपने पे आउट को क्या करेंगे? आप लोगों को सब याद आ रहा होगा धीरे-धीरे जो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उस दौर में यही चीज़ सोचता था, ये कैसे पॉसिबल है? यार पैसे के बिना कुछ होता नहीं है, कैश सबको चाहिए होता है, ये कैशलेस कैसे सिस्टम बन जाएगा? लेकिन धीरे-धीरे देखिए 2020 आते-आते सारी चीज़ें चेंज हो गई। हम टोल प्लाज़ा के ऊपर किस तरह से कैश दिया करते थे, आजकल टोल प्लाज़ा के ऊपर क्या होता है? फास्ट ट्रैक लगा हुआ है, चुपके से सीधी गाड़ी निकल जाती है। पेमेंट अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है, पेटीएम से डिडक्ट हो जाता है। पेटीएम सेवा स्टार्ट हो गई, पे फ़ोन स्टार्ट हो गए, गूगल फ़ोन स्टार्ट हो गए और भी जाने कितने ऐप्स हैं वो सब स्टार्ट हो गए। क्या-क्या चीज़ें हैं वो चेंज होती चली गई। 2020 आते-आते मेट्रोज़ तक स्टार्ट हो गई। आप देखिए आगरा के अंदर इस टाइम मेट्रो सिटीज़ अब स्टार्ट हो रही है, उसका काम स्टार्ट हो चुका है। आज की तारीख में 13 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे मेट्रोज़ बड़ी बखूबी चलती है और 16 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे काम चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि आने वाले 3 से 4 साल के अंदर मेट्रोज़ पूरी दुनिया, पूरी हिंदुस्तान के अंदर किस तरह से जाएगी। एक और चीज़ बता दूँ 2025 तक एक और चीज़ है बुलेट ट्रेन्स भी अब स्टार्ट हो रही है और पहली जो उसका जो सफ़र होगा, वो मुंबई टू अहमदाबाद का होगा, जिसके ऊपर काम चल रहा है। प्रोजेक्ट काफ़ी तेज़ी से उसके ऊपर रन कर रहा है। ये कोविड नहीं होता, तो अब तक प्रोजेक्ट काफ़ी आगे निकल चुका होता। ये भी दौर एक आ रहा है। एक और चीज़ आपने अभी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर देखी होगी कि एक एयर टैक्सी की भी बात निकली थी गुड़गाँव के अंदर और उसका एक प्रस्ताव पास किया गया है कि गुड़गाँव के अंदर अब एक नई टैक्सी चल रही है, चलने वाली है, जिसका प्रस्ताव पास हो चुका है, वो है एयर टैक्सी। जिस तरह से हम ओला उबर को यूटिलाइज़ करते हैं एक ऐप के माध्यम से, इसी तरह से अब गुड़गाँव के अंदर एयर टैक्सी भी चला करेंगी। यानी कि एक तार के ऊपर टैक्सी का एक बॉक्स टाइप का लगेगा और आप ऐप से अपने एरिया रिसेंटली जहाँ एक उसके लोकेशंस बनेंगी, वहाँ पहुँच के आप अपने ऐप के द्वारा उनको आप बुलाएँगे तो डेफ़िनेटली आपके पास वो पहुँच जाएँगी और आप एयर टैक्सी का इस्तेमाल करेंगे। और ये विज़न क्लियर है कि 2025 से पहले इसका शुभारंभ गुड़गाँव के अंदर होना है
और 2030 तक और या 2035 तक ये पूरी हिंदुस्तान के अंदर लागू हो जाएगा। आप देखिए क्या-क्या चीजें चेंजेस हो रही हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा और चेंजेस करते हैं। मैंने बात की थी स्टार्टिंग में ₹10 से लेकर के 1 लाख रुपए और 10 लाख रुपए तक की। आज की स्थिति में जो व्यक्ति 2020 और 21 के अंदर 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है, तो वो अपने आप को यहाँ अपडेट महसूस करता है। लेकिन अब हम रियलिटी के ऊपर जाते हैं। आज की तारीख में हम लोग क्या कर रहे हैं? आज की तारीख में हमारी पे आउट कितनी है? मैं अगर कंपैरिज़न करूँ और मैं बात करूँ इस दुनिया की, इस हिंदुस्तान की, तो आज की तारीख में 80 टू 90% हमारी जो पॉपुलेशन है इन इंडिया, वो मिडल क्लास फैमिली के में आती है और उसकी एक एवरेज इनकम जो है, वो 5,000 से लेकर के 15 और 25,000 तक सिमट गई है। लास्ट टाइम 25,000 है। जिस व्यक्ति की इनकम अगर 50,000 आती है अपने एरिया आस-पास में या परिवार के अंदर, तो वो देखिए कितना कितना स्मार्टली होके घूमता है और उसके परिवार वाले कैसे बोलते हैं कि वो 50,000 कमा रहा है। 50,000 की वैल्यू कितनी ज्यादा क्रिएट हो जाती है। अरे वो क्या सरकारी नौकरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो 50,000 आ रही है। 50,000 को हमने बहुत ज्यादा बड़ा किया हुआ। कारण भी क्या है कि वो उस 80% से हटके आगे निकल के गया है। लेकिन एवरेज इनकम हमारी यहाँ 15, 20, 25 इससे ज्यादा है नहीं। मैं 25 में ज्यादा बोल रहा हूँ। लास्ट टाइम 15 से 20 इससे ज्यादा किसी की इनकम नहीं है। अगर हम मेट्रोस को छोड़ दें, अगर हम लोकल सिटीज की बात करें, जैसे मैं आगरा से हूँ, आगरा के आसपास जितनी भी छोटी-छोटी सिटीज हैं, आगरा जैसी सिटीज है, उसके अंदर तो लास्ट इन इनकम 15 से 20,000 से ज्यादा इनकम नहीं है। डिजर्व कहाँ करते हैं? 2020 में जब चाहिए था 1 लाख, हम डिजर्व कर रहे हैं 20,000। और मैंने आपको बताया 2040 से 2020 का सफर, 2030 भी तो आने वाला है। उस टाइम कहाँ आप डिजर्व करेंगे? एक ऑडियो बहुत अच्छी है, फ्यूचर ट्रेंड। वो मिस्टर संजीव नायर ने बताई थी 2007 में। उस ऑडियो को जब मैंने सुना, मैंने आज भी सुना उस ऑडियो को। उस ऑडियो को सुनने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि 2007 में मिस्टर संजीव नायर एक बहुत अच्छे इंटरनेशनल स्पीकर हैं, बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं और बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं और टॉपेस्ट 7th इन द रैंक उनका नाम आता है इस दुनिया में। उस व्यक्ति ने 2007 में एक बात बोली थी कि 2018 और 2020 के अंदर रॉबोट्स वो इंसानों के ऑपरेशन करेंगे। ऐसे कैप्सूल्स बनेंगे जो पर्टिकुलरली बॉडी के अंदर उसी जगह पे जाके वो ट्रीटमेंट करेंगे। इस तरह की चीजें उन्होंने 2007 में बोल दी थी और अब 2016, 17, 18 की मैं बात करूं तो बैंगलोर एक ऐसा सिटी बना जहां रॉबोट्स ने जितने भी हमारे ह्यूमन बीइंग के ऊपर जो ऑपरेशंस हैं, जो सर्जिकल जो ऑपरेशंस किए हैं, वो रॉबोट्स ने किए। धीरे-धीरे करके मेट्रो सिटीज के अंदर भी बढ़ रहा है। उन्होंने एक और बात की थी, आने वाले दौर के अंदर ऐसा माहौल बनेगा कि लोग डिजिटल पेमेंट करेंगे। ये उन्होंने 2007 में बोली थी। जब 2007 का दौर था वहाँ कैश चलता था। 2007 के दौर में ऐसी चीजें ज्यादा डेवलप नहीं थी। लेकिन सोचिए कि वो कोई भविष्यवाणी देने वाले व्यक्ति नहीं है। वो हम जैसे ही लोग हैं, लेकिन वो एनालाइज करते हैं कि आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। तो उन्होंने उस टाइम 2007 में एनालाइज करके बता दिया था कि 2020, 2018 आते-आते लोग कैशलेस हो जाएंगे। लोग कैश के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। लोग अपनी शॉपिंग ट्रेंड को चेंज कर देंगे। लोग जो भी शॉपिंग करेंगे वो ऑनलाइन प्रोसेस पे ज़्यादा करेंगे। आज आप देखिए, आप फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए, आपको ढेरों एड्स मिल जाती हैं, ऐप्स इतने सारे मिल जाते हैं। वहाँ लिखा होता है कि अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करते हैं उसका डिटेल आ जाता है, उसमें डिस्काउंट प्रोसेस आ जाता है और पेमेंट करना और उसको परचेज़ करने का ऑप्शन भी निकल के आ जाता है। यानी कि इस तरह के ऑप्शंस अब कितने ज़्यादा निकल के आ गए हैं। ये सारी चीज़ें लगातार बदल रही हैं। ऐसे ही 1996 के दौर में हिंदुस्तान के अंदर एक और चीज़ चेंज हुई थी, पैसा कमाने की पद्धति को। कोई भी चीज़ एकदम से नहीं आती, कोई भी चीज़ एकदम से लोगों को समझ में नहीं आती। कभी उसके सही मकसद होते हैं, कभी उसके गलत मकसद निकाले जाते हैं लोगों के हिसाब से। जब 2000 में पहली बार मोबाइल आया था तो बहुत सी कंपनियों ने उसको नकार दिया था। नोकिया जैसी कंपनी जिसने इसको स्टार्ट किया था, उसने बड़े उत्साहित होके और बड़े कहते हैं ना एक्साइटमेंट के साथ इस इंडस्ट्री को अपने हिंदुस्तान के अंदर लेके आई थी। कोडैक जैसी जो कंपनी है, जो कैमरे के ऊपर काम करती है, उसने रील वाले कैमरे स्टार्टिंग में स्टार्ट किए थे। याद होगा आपको, रील घुमाते थे, फोटो खींचते थे, रील उठाने जाते थे। ये सारी चीजें निकल के आई थी 2000 के अंदर। लेकिन जैसे-जैसे वक्त बदलता चला गया, लोग अपने आप को अपडेट करते चले गए।
ये जो पुरानी कंपनियां थी ये अपने आप को अपडेट नहीं कर पाई, एचएमटी अपने आप को अपडेट नहीं कर पाई, एम्बेसडर गाड़ी जो सबसे ज्यादा फेमस थी वो अपने आप को अपडेट नहीं कर पाई, लेकिन बाकी चीजों ने अपने आप को अपडेट कर दिया। सैमसंग जैसी कंपनी ने अपने आप को अपडेट किया, ओप्पो, वीवो ऐसी कंपनियों ने अपने आप को अपडेट किया और ये एंड्रॉयड फोन के अंदर आ गए। नोकिया ने मना कर दिया कि एंड्रॉयड फोन के अंदर सक्सेस नहीं मिल पाएगी, दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, स्पेशली हिंदुस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, वो पीछे रह गए। आपको याद होगा एक ब्लैकबेरी फोन बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, काफी महंगा भी था, कॉस्टली था, उसने भी इस चीज को नकार दिया था कि अब एंड्रॉयड फोन हिंदुस्तान तो नहीं लेगा। लेकिन मुझे याद है एक बार एक स्पीच किसी लीडर ने कही थी, मुझे उसका नाम याद नहीं है, उसने कहा था कि बदलता दौर है, ये 2005 और 2006 की बात है। 2005 और 6 में मैं पुणे के अंदर था, वहां पे मैंने सुना था कि आने वाले वक्त में, आने वाले 10 साल के अंदर एक रिक्शे वाला, एक भिखारी के पास भी एंड्रॉइड फोन होगा। ये 2005 में थी। इसको थोड़ा सा और पलट के, तो मोबाइल की बात मैं कर रहा था, और भी कुछ देखते हैं। 2005 का दौर मुझे इसलिए याद है कि 2005 में गोल्ड की जो कीमत थी वो 5,000 रुपए थी पर ग्राम, 5,000 रुपए। मुझे अच्छी तरह याद है पुणे के अंदर 5,000 रुपए के अंदर हम ग्राम के हिसाब से भी सोना मैंने परचेज किया है, लेकिन उस टाइम 5,000 रुपए ले नहीं सकते थे, 5,000 रुपए हम कंज्यूम नहीं कर सकते थे क्योंकि उस टाइम सैलरी कम थी, उस टाइम बहुत ज्यादा लगते थे 5,000 हमको। और आज की तारीख में गोल्ड की कीमत कितनी है? 5,000 100 ग्राम, शायद 5,000 रुपए 100। आज की तारीख में 100 ग्राम की कीमत कितनी है? यस, 5,000 रुपए 100। संतोष जी ने सही बोला, 100 ग्राम की कीमत 5,000 थी 2005 में, और 6 की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज 2021 चल रहा है, आज उसी सोने की 100 ग्राम की कीमत कितनी है? 50,000। ये आप लोगों के सामने है, कोई पीछे नहीं है। 5,000 का दौर मैंने देखा, 50,000 का दौर आज दिख रहा है। 5,000 का दौर आप सब जानते हैं, 50,000 का आपके सामने है। कितना कुछ बदल गया इस पूरे दौर के अंदर। हमारी इनकम कितनी बदली? अब हमारी इनकम क्या है आप देखिए, 15,000, 20,000, 25,000, 40,000, 50,000, जबकि चाहिए कितने? मिनिमम इनकम जो चाहिए 1,00,000। अब आ गया 2021। 2021 के बाद बढ़ते बढ़ते ये पहुंच जाएगा 2040 में 10,00,000। माय डियर फ्रेंड्स, 1940 से 2021 तक के दौर के अंदर जब हम अपनी इनकम को नहीं बढ़ा पाए, तो आने वाले 10 साल के अंदर क्या गारंटी है कि हम अपनी इनकम को 10,00,000 कर देंगे? मुझे कोई ऑप्शन बताइए, मुझे कोई तरीका बताइए, कोई तरीका है कि आज के दौर में आप और हम मिलके अपनी इनकम महीने की को 10,00,000 कर देंगे? कोई ऑप्शन समझ में आता है? नहीं आता है। लेकिन जिन लोगों को ऑप्शन मिला है वो कर भी रहे हैं। लोग बढ़ चुके हैं, लोग निकल चुके हैं, लोग बदलते हुए दौर को देख रहे हैं। हर चीज डिजिटलाइज होने वाली है। आने वाले 10 साल के अंदर आपकी शॉपिंग ट्रेंड टोटल चेंज हो जाएगी। हर कोई ऑनलाइन प्रोसेस में जाएगा। इस ऑनलाइन प्रोसेस से हर कोई पैसा कमाएगा। आज ओला, उबर, ओयो, जोमेटो ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब ऑनलाइन प्रोसेस कर रहे हैं। आज जितने भी ऑनलाइन एप्स खुले हुए ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने ट्रेंड चेंज किए, शॉपिंग के ट्रेंड चेंज किए, पैसा कमाने का ट्रेंड चेंज किया। लेकिन आप और हम कौन से दौर में हैं? माफ करना, ये तो आपकी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है। ये ज्यादातर हम अपनी मीटिंग्स के अंदर बोलते हैं। आज मैं आपको कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम क्यों अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों हम ऐसा कर पा रहे हैं कि हम वहीं के वहीं हैं और दुनिया बदल रही है। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं कि हर 20 साल के बाद दुनिया चेंज होती है, हर 20 साल के बाद हिंदुस्तान चेंज होता है, लेकिन हमारी सोच, हमारी मेंटलिटी, हमारा पैसा, हमारा रहन सहन वही का वही रहता है। हम बिल्कुल चेंज नहीं कर पाते। ज्यादा किया तो थोड़ी सी तनख्वाह हमारी बढ़ जाती है, तो हम एक 4 व्हीलर 8-10 लाख की लाके अपने आप को बहुत बड़ा महसूस करते हैं। लेकिन सोचिए हर 10 साल के बाद एक बड़ा व्यक्ति 1 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ तक की गाड़ी लेके आ रहा है। मिस्टर एस पी बहरल साहब इस लॉकडाउन पीरियड में सितंबर में 1.5 करोड़ की गाड़ी लेके आ गए, और हम 10 लाख की गाड़ी में ही बहुत ज्यादा अपने आप को इतरा जाते हैं, वो भी ईएमआई के ऊपर। अब इसको समझते हैं कैसे है। एक आंकड़े कहते हैं कि 95% लोग मिडिल क्लास फैमिलीज में आते हैं। जितने हम सारे लोग बैठे हैं, वी आर द मिडिल क्लास फैमिली। हम सारे मिडिल क्लास हैं। मुझे बताइए हम में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को कहता है कि यस आई एम अ हाई क्लास फैमिली? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को कहता है कि यस मैं हायर क्लास फैमिली हूं? अब समझते हैं मिडिल क्लास और हायर क्लास फैमिली की डिफरेंशिएट। मिडिल क्लास फैमिली वो जो अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करता है। मिडिल क्लास फैमिली वो जो किसी पेमेंट के ऊपर निर्भर रहता है। मिडिल क्लास फैमिली वो जो अपने अरमानों को दबा के रखता है। मिडिल क्लास फैमिली वो जो किसी की गुलामी करता है। गुलामी का सेंस मेरा है कि वो जॉब करता है। जॉब गुलामी तो होती है। आप अगर खुद की भी नौकरी कर रहे हैं तो भी वो गुलामी है। अगर आप खुल के अपनी जिंदगी को जी नहीं रहे हैं तो वो भी गुलामी है। ये मिडिल क्लास फैमिली के रेंज में आता है। आप चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी आप कुछ कर नहीं पा रहे।
ये भी एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर आता है। अब इसको दूसरे दौर में मैं आज के दौर में लेके चलता हूं। नो डाउट ये मिडिल क्लास हायर क्लास की रेंज जो निकल के आती है, ये निकल के आती है पैसे से। पैसा जिसकी जेब में ज्यादा होता है वैसे ही वो कैटेगरी बना के रखता है मिडिल क्लास की या हायर क्लास की। आज की तारीख में कोविड-19 चल रहा है। आज की तारीख में आपने 2-3 चीजें नोट की होंगी कि एक तो ऑक्सीजन गैस की बहुत ज्यादा कमी है, दूसरा हमें आईसीयू बेड्स नहीं मिल रहे, हमें वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे, हमें हॉस्पिटल के अंदर एडमिशंस नहीं मिल रहे। जिसके पास पैसा नहीं है वो बड़ा मजबूर हो गया है अपने घर के अंदर ट्रीटमेंट करने के लिए, लेकिन जिसके पास पैसा है वो अरेंज कर रहा है घर के अंदर बड़ी बड़ी चीजों को लाने के लिए। उसने अपने घर के अंदर ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज कर लिया अपने आप को, हॉस्पिटल टाइप का बना दिया है। मैं भी कहीं पढ़ रहा था, मैंने न्यूज के अंदर भी देखा है कि जिसके पास पैसा है उसने अपने बल्क में ऑक्सीजन सिलेंडर्स अपने घर में एज ए स्टोर करके रख लिए। उसे पता है एक सिलेंडर मेरा 2 से 3 दिन चलेगा, उसने पैसा डाला और 5-6-7 सिलेंडर्स अपने घर के अंदर कैरी कर लिए। ये सिलेंडर्स की शॉर्टेज इस हिंदुस्तान में क्यों हुई? ये सिर्फ इसलिए हो गई कि कुछ लोगों के पास पैसा था, उन्होंने उस पैसे को इस तरह से यूटिलाइज किया। दूसरी तरह से एक और समझते हैं, आज की तारीख में हॉस्पिटल सारे भरे भरे पड़े हैं, कोई भी हॉस्पिटल आप ले लीजिए। हॉस्पिटल के अंदर 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है डिलक्स, अगर आपका एडमिशन होता है, आप अगर अपने ट्रीटमेंट के लिए वहाँ हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो वहाँ 3 तरह की आपको कैटेगरी मिलेगी और ये कैटेगरी बाकायदा रिसेप्शन को बताई जाती है। आप कौन सा रूम लेना पसंद करेंगे? डिलक्स लेना पसंद करेंगे, सेमी फील्ड लेना या सेमी डिलक्स लेना पसंद करेंगे या जनरल वार्ड पसंद करेंगे? ये तीनों चीजें डिसाइड किस लिए होती है? ये इसलिए कि वो जानना चाहते हैं कि आपकी औकात कितनी है किस पोर्शन में जाने के लिए। जिसके पास पैसा होता है वो बोलता है कि मुझे डिलक्स दे दो। जिसको लगता है कि मेरा बजट कितना है वो पूछता है कि इन तीनों का वेरिएशन कितना है, रेट कितना है। तो बोलते हैं सेमी के अंदर ये है, इतना इतना कंसेशन है, ठीक है मुझे आप सेमी दे दो, इतना मैं अपनी पॉकेट्स को अलाउ कर सकता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, उन्हें सिर्फ ट्रीटमेंट चाहिए होता है। वो बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, हमें जनरल दे दो, हम वहीं रह लेंगे। जनरल वार्ड के अंदर आपने देखा होगा एक ही रूम के अंदर, एक ही हॉल के अंदर जाने कितने पेशेंट्स वहां रहते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि हम अपने पेशेंट को या हम ऐसे जनरल वार्ड के अंदर रहें, लेकिन उनकी मजबूरी होती है कि उनके पास पैसा नहीं होता, सोर्स नहीं होता, जिस कारण से वो जनरल वार्ड के अंदर रहते हैं। और जिसका पैसा होता है वो अपने लग्जरी वार्ड के अंदर रहता है। आपने देखा होगा, और ये चीज मैं बिल्कुल देख के सोच के समझ के आप लोगों को बता रहा हूँ और आप जानते भी हैं इस चीज को। फर्क क्या है? फर्क है आपका पैसा बनाने का, आपका पैसा कमाने का तरीका। इसको आज समझने की कोशिश करते हैं। पैसा कैसे बनाया जाता है? ये 75% लोग और ये 5% लोग पैसा कैसे बनाते हैं? पैसा बनाने का एक फॉर्मूला है। ये मैंने कई बार आपको बताया, लेकिन मैं आज फिर से इसको बता रहा हूं क्योंकि ये मेरे इस वर्कशॉप में आ रहा है। टाइम रेशियो इनटू मैन पावर। क्योंकि मेरा जो आज का वर्कशॉप है वो इसी के ऊपर ज्यादा डिपेंड है कि पैसे की कमाने के तरीके को हमें समझना पड़ेगा। पैसे की कमाने के जो और भी तरीके हैं उन्हें हमें जानना पड़ेगा। आज बदलते हुए दौर के अंदर क्या चीज ऐसी आ रही है कि हम आने वाले 10 साल के अंदर अपनी इनकम को 10 लाख कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके लिए आप समझिए। हर किसी के लिए लागू होता है, चाहे वो मिडिल क्लास हो चाहे वो हायर क्लास हो। हर किसी के लिए फॉर्मूला लागू होता है। टाइम, समय, कितना समय वो देता है? 8 से 10 घंटा। हर कोई 8 से 10 घंटा देता है। रेशो, अगर एवरेजन पैसे की बात करूं तो कितना कमा लेता है? 25,000, एक एवरेजन बात कर रहा हूं। कोई सरकारी विभाग में है जिसको 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, उसकी इनकम हो सकता है 50,000 हो, 80,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो। वो उसका एक्सपीरियंस है, उसने वक्त भी तो दिया है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरी गवर्नमेंट सेक्टर में हूं या मैं प्राइवेट में हूं और मेरी इनकम आज की तारीख में 1 लाख है, तो अपना एक बार बैकग्राउंड चेक करिएगा कि आपको उस 1 लाख तक पहुंचने में 20 साल भी लग गए। आपको उस 1 लाख तक पहुंचने में 25 साल भी लग गए। आपने 25 साल दिए हैं अपनी जिंदगी के, तब आप उस 1 लाख तक पहुंचे हैं। अदरवाइज आप पहुंच नहीं सकते। दूसरे, मैं ये भी नहीं कहता कि हर कोई इसी कैटेगरी के अंदर आता है। बहुत से ऐसे व्यवसाय, ऐसे बिजनेसमैन भी हैं जो बहुत लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं, लेकिन वो 5% की कैटेगरी के अंदर आते हैं। 95% कैटेगरी मिडिल क्लास रेंज में ही चलती है। वो ज्यादातर जॉब और छोटे छोटे कामों को ही करके अपना पहला पालन पोषण करती है। आप और हम शायद इसी के लिए ही बैठे हैं, क्योंकि आप और हम कहीं ना कहीं 95% कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। इसको एक चीज समझते हैं, 8 से 10 घंटा आप काम करते हैं, 20 से 25, एक एवरेज इनकम बता रहा हूं, ये 50 भी हो सकती है एवरेज इनकम, और आप अकेले काम करते हैं। आप समय बढ़ा नहीं सकते, आप इंसान को अपने साथ ला नहीं सकते, आप किसी को प्लस नहीं कर सकते, आप किसी को नौकरी पे नहीं रख सकते आज की तारीख में। अगर आपने किसी को नौकरी आज की तारीख में रख लिया तो उसे कम से कम 10,000 चाहिए होंगे, और आपने 4 एम्प्लॉइज रख लिए, तो आप पहले उसका खर्चा निकालेंगे, उसके बाद अपना बचाव निकालेंगे। और आज की तारीख में स्थिति ऐसी बन गई है कि अब आप चाहकर भी किसी को अपने साथ लगा नहीं सकते, आपको खुद ही करना पड़ रहा है। मैंने कई हॉस्पिटल्स देखे हैं, कई ऐसे ऑफिसेज देखे हैं जहां उनके 4-4, 5-5, 6-6 एम्प्लॉइज हुआते थे। आज की तारीख में
आज वो अकेला बंदा काम कर रहा है। मैंने कई स्टोर्स ऐसे देखे हैं जहां वो गद्दी पे बैठ के सिर्फ पैसे काउंट करता था और 4-4 उसके एम्प्लॉइज वहां लगे रहते थे। आज मैं देख रहा हूँ कि वो अकेला ही सामान उठा के दे देता है और खुद ही कैश लेता है, खुद ही बैठा रहता है। मैंने कई ऑफिसेस देखे हैं, कई ऐसे दुकानदार भी मैंने देखे हैं। एक अभी रिसेंटली हमारे एरिया के अंदर एक मिठाई वाला है, उसके 4-4 एम्प्लॉइज वहां काम करते थे। आज मैं देख रहा हूँ कि खुद ही वो पैसा कलेक्शन करता है, खुद ही मिठाई बांटने में लगा हुआ है। उसने सारे एम्प्लॉइज को निकाल दिया। कारण भी है कि इतनी उसकी इनकम नहीं हो रही जितना उसका खर्चा, कितना खर्चा झेलेगा वो। तो उसने अपने एम्प्लॉइज की छुट्टी की और वो सारा काम जो एम्प्लॉइज करते थे वो उसने खुद ही करना स्टार्ट कर दिया। कारण भी ये कि आज के दौर के अंदर अब एम्प्लॉइज को रख के इनकम कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। ऐसे दौर के अंदर ना तो हम कोई एम्प्लॉइज रख पा रहे हैं, ना हम ज्यादा समय दे पा रहे हैं। जब हम ये दोनों ही नहीं कर रहे तो ये पेमेंट तो वहीं की वहीं घूम रही है। ये पेमेंट बढ़ ही नहीं रही, समय बदल रहा है, दिन कट रहे। 2020 मार्च के अंदर कोविड आया था और आज देखते देखते मई 2021 आ गया। 1.25 साल हमने निकाल दिए इस कोविड के साथ। आने वाले 2 साल 3 साल तक हो सकता है हमारे साथ ही रहे। वक्त कैसे निकल गया पता भी नहीं चला। ऐसे ही करते करते 2030 भी आ जाएगा, लेकिन हम लोग कहाँ होंगे जहां के तहाँ। क्या चीज है जो ये हमें बदल सकती है, ये समझने का वक्त है। ये बदलता दौर है, इसको जानने का वक्त है। हम बात कर रहे हैं 2021 की। 2021 से पहले 1996 में एक इंडस्ट्री आई थी जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग से कस्टमर तक डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को पहुंचवाने का काम करती थी। ये उस तरह से जिस तरह से आज की तारीख में हमारे पास एप्स हैं। आज की तारीख में अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है। अमेजोन फ्लिपकार्ट को अगर 96 में देखा जाए तो सब बोलते थे क्या बकवास बना। इसी तरह 96 में जब ये इंडस्ट्री आई तो लोगों ने इसको भी बकवास बना किया। लोगों ने इसको दूसरे दूसरे मतलब से यूटिलाइज किया। इसके ऊपर बहुत से लोगों ने पैसा भी खर्च किया, लोगों को बहुत सा नुकसान हुआ और धीरे धीरे करके जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ती चली गई, ये बदनामी और गुमनाम होती चली गई। 96 से 2016 तक किसी को भी पता नहीं था कि ये इंडस्ट्री क्या करेगी। मोबाइल भी जब 2000 के अंदर आए थे तो 2020 आते आते सबको समझ में आ गया कि एंड्रॉइड की अहमियत क्या है। आज की तारीख में आप मुझे बताइए, अगर आपके पास आज एंड्रॉइड फोन ना हो तो क्या कुछ हो सकता है? कितने ऐसे लोग हैं जो आज पैड वाले फोन को यूटिलाइज करते हैं? अगर आपके पास कीपैड वाला अगर फोन है तो आप उससे आज क्या कर सकते हैं मुझे बताइए? सिवाय कॉल करने के और रिसीव करने के, उसके बाद इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि आज की दिनचर्या, आज के दौर को आप एंड्रॉइड फोन के साथ ही यूज कर सकते हैं या उसके बिना आप कर सकते हैं? आपका जीवन चलेगा ही नहीं। आज एक जोक भी मैं सुन रहा था, जोक के अंदर बड़ा अच्छा बोला था। मिस्टर मोदी के ऊपर जोक था। उन्होंने कहा था अगर तुम घर से बाहर निकलोगे तो मैं अब कल से नेट भी बंद कर दूंगा। तो एक जोक था वो, पर सोचने वाली बात थी कि घर के अंदर लॉकडाउन है और लॉकडाउन के अंदर हम कितना नेट को यूज कर रहे हैं और ये नेट कहाँ यूज हो रहा है? ये सब स्मार्टफोन्स और स्मार्ट टीवी के ऊपर यूटिलाइज हो रहा है। अगर स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी ना हो तो आपकी जिंदगी क्या हो? माय डियर फ्रेंड्स, ज्यादा वक्त नहीं निकला, 20 साल हुए हैं। 20 साल पहले ये एक कोरा कागज था, लेकिन 20 साल के बाद आज एक पूरी किताब बन चुकी है। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 1996 में जब हिंदुस्तान के अंदर आई तो इसको भी 20 साल लगे। 96 से 2016, 2016 आते आते हिंदुस्तान की सरकार ने भी इसको मान लिया कि वाकई ये बदलता दौर है, हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको याद होगा भीम ऐप नाम का एक ऐप लॉन्च किया था मिस्टर मोदी ने 2016-17 के बीच में। भीम ऐप आपने सुना होगा, जिसमें पैसे की ट्रांजैक्शन के बारे में पहली बार बताया गया था। उस ऐप की लॉन्चिंग भी उन्होंने जस्ट लाइक नेटवर्क मार्केटिंग की तरह की थी। उन्होंने कहा था कि आप ये ऐप को 3 लोगों को बताएंगे, उन 3 लोगों को बताएंगे आपके अकाउंट में इतना पैसा आएगा, आप 3 लोगों को बताएंगे आपके अकाउंट में इतना पैसा आएगा। ये एक पहल थी, ये एक आगाज था इस चीज का। मैं किसी पॉलिटिक्स के फेवर में नहीं हूं, मैं किसी नेता नगरी में नहीं हूं, ना ही मैं किसी पॉलिटिक्सियन को जानता हूं, ना पहचानता हूं, ना मैं इस पर विश्वास करता हूं। मैं एक ही चीज में बिलीव करता हूं कि बदलते हुए दौर के अंदर जब इस तरह की पर्सनैलिटीज भी इनका यूटिलाइज करते हैं तो हम और आप पीछे कैसे? मिस्टर मोदी साहब ने 2016-17 के अंदर भीम ऐप को लागू करके और उसका इस तरह से फॉर्मेट बनाया कि वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मैच करता है। उन्होंने इसमें तवज्जो दी कि हमें इसको उठाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान और एशिया को छोड़ के विश्व के जितने भी कंट्रीज हैं, कितने भी देश हैं, वो सारे बहुत सक्सेसफुली नेटवर्क इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं। बहुत ज्यादा ऐसे कंट्रीज हैं जो अपनी रेशो को अलग कर चुके हैं। जैसे मैंने कहा कि मिडिल क्लास और हायर क्लास में 95% का रेशो है, उन्होंने इसको उल्टा कर दिया। वहां 5% मिडिल क्लास हो गए और 95% हाई क्लास हो गए ड्यू टू अ नेटवर्क इंडस्ट्री।
एक चीज और समझ में आ गई, अगर बेरोजगारी को दूर करना है, लोगों की पैसे को बढ़ाना है, अगर लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर करना है, अगर लोगों को आज के बदलते दौर के हिसाब से उनके माइंड के अंदर चीजें डालनी है, अगर लोगों को उस स्टैंडर्ड पे लेके जाना है, तो डायरेक्ट सेलिंग को तवज्जो देनी पड़ेगी। यही कारण रहा कि 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया लागू किया। जब ये लागू किया गया तो इसके गाइडलाइंस निकल के आई। जब इसके गाइडलाइंस निकले तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने ठोस तरीके से निकले कि लोगों को समझ में आने लग गया कि ये बदलता हुआ दौर अब शुरू हो गया है। जिस तरह से दुनिया बदली, जिस तरह से टेलीविजन बदले, जिस तरह से कंप्यूटर से लैपटॉप के ऊपर आए, जिस तरह से हम मोबाइल से एंड्रॉइड के ऊपर चले गए, जिस तरह से हमारा खान पीन चेंज हो गया, जिस तरह से हमने अपने शॉपिंग के स्टैंडर्ड को चेंज किया, जिस तरह से खेती बाड़ी के अंदर पहले हल से जुताई हुआ करती थी, आजकल क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, वो दौर बदला। इसी तरह से इस इंडस्ट्री ने भी 2016 के बाद से अपने दौर को बदलना स्टार्ट कर दिया। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री को समझते नहीं है। अब आ गया 2021। 2021 में समझने वाली बात आ गई कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। हमें समझने की जरूरत है और इसमें काम कैसे करना है ये भी जानने की जरूरत है। कैसे हम इसमें सफल हो सकते हैं ये भी समझने की जरूरत है। और 2030 आते आते यानी कि 10 साल के अंदर कैसे हम अपनी इनकम को यहां से हटा के 10 लाख तक लेके जाएं। अब 10 लाख बड़ी इशू नहीं है। कारण भी क्या है, मैंने पहले लिख दिया कि 40 से निकल के हम 10 लाख तक पहुंचे हैं। आप 10 लाख नहीं पहुंच सकते तो कम से कम 5 लाख तक तो पहुंचिए, पहुंचना तो पड़ेगा। आज की तारीख में मैं ये मानता हूं कि 2016 के अंदर ही मुझे ये चीज समझ में आई। 2017 से मैं नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आया और आपने देखा होगा कि 2020 के अंदर मैंने लिखा था कि कम से कम 1 लाख रुपए आपकी इनकम होनी चाहिए और मेरी इनकम 1.5 लाख निकली। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मैं कहीं जॉब कर रहा होता, मैं इंडियन आर्मी में था, अगर मैं वहां जॉब कर रहा था तो मेरे साथ के जितने साथी हैं, वो कुछ साथी मेरे यहाँ बैठे भी हैं, और उन सबकी इनकम को आज मैं कंपैरिजन करूं तो उनकी जो इनकम है महीने की वो 70 से 80 हजार रुपए की है। और अगर आज मैं भी उनके साथ जॉब कर रहा था तो मैं भी उसी ओहदे पे होता और शायद मेरी इनकम भी 70 से 80 हजार होती। यानी कि इस बदलते दौर में 2020 के अंदर हमारी, आज तो 21 आ गया, 21 के अंदर अगर हमारी इनकम जहां 1 लाख सवा लाख होनी चाहिए थी, हम करीब 20 से 30 हजार में पीछे हैं। वो गवर्नमेंट सेक्टर में है, उन्होंने टाइम दिया है 25 साल 26 साल, वो यहाँ तक पहुंच गए। नया व्यक्ति क्या करे। मैंने 2017 में 2011 के अंदर रिजाइन किया। 2017 के अंदर मुझे ये चीज समझ में आ गई कि मुझे अगर समय के साथ चलना है, समय के हिसाब से बदलते दौर के साथ चलना है, तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम करना चाहिए। 3 साल के अंदर मैं अपनी इनकम को इस वाले माहौल के हिसाब से लाने में कामयाब रहा। 2021 में सवा लाख कम से कम होनी चाहिए, आज मेरी 1.5 लाख से ऊपर है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हूँ, इसीलिए आप लोगों के सामने आज इस वर्कशॉप को लेके आया हूँ। आप कैसे इस वर्कशॉप के अंदर के माध्यम से अपनी इनकम को समय के हिसाब से बदल सकते हैं, समय के दौर के हिसाब से चल सकते हैं, ये मेरा एक प्रयास है आपको बताने का। अब समझते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग को जानने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा नेट। आपने सुना होगा नेट। नेट का मतलब होता है जाल। इसको समझते हैं। आपने मकड़ी देखी है? मकड़ी पहले एक छोटा सा जगह बनाती है। मेरे बोर्ड को आप देख रहे होंगे। मकड़ी मकड़ी एक छोटा सा वो बनाती है, उसके बाद वो धीरे धीरे अपने नेटवर्क को ऐसे करना स्टार्ट कर देती है। छोटा सा एक नेट स्टार्ट करती है और फिर आपने देखा होगा धीरे 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 उसको डेवलप करती चली जाती है। फिर धीरे धीरे उसको डेवलप करती है। इसमें 2-3 चीजें क्लियर होती हैं। पहली, मकड़ी अपने जाल को कहां बनाती है। अगर आप लोग मुझे चैट में भी लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे समझ में आएगा कि यस आप लोग मेरे साथ हैं। मेरा पहला सवाल है कि मकड़ी अपने जाल को कहां बनाती है। ऐसी जगह पे जहां चहल पहल बहुत ज्यादा हो, या ऐसी जगह पे जहां पे सुनसान जगह हो, जहां मूवमेंट बहुत कम होता है, या मुझे अगर आप बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शांत जगह पे, यस वेरी गुड। यहाँ स्क्रीन लिखा है शांत जगह पे बनाएंगी, सुनसान जगह पे बनाएगी, डेफिनेटली। मकड़ी हमेशा उस जगह पे अपने जाल को बनाती है जो एरिया हमेशा बंद हो, या अपने घरों के अंदर जब हमारे जाल कहीं बन जाते हैं तो ऐसी जगह बनाती है जहां मूवमेंट बहुत कम होती है। वो कोने तलाशती है, वो ऐसी जगह तलाशती है जहां इंसानों की आवाजाही थोड़ी सी कम होती है। वो ऐसे जगहों को तलाशती है जहां पे ज्यादातर अमूमन मूवमेंट नहीं होता है, और धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करती है। दूसरी चीज आप समझिए, जब मकड़ी अपने जाल को बनाती है तो शुरुआती तौर पे छोटे जाल के अंदर वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को ही कवर कर पाती है जो उसके भोजन का साधन बनते हैं। वो एक चीज को अच्छी तरह समझती है कि जैसे जैसे मैं
अपने जाल को बड़ा करता जाऊंगी, या मुझे पता नहीं मेल है फीमेल करता जाऊंगा या जाऊंगी, तो जस्ट जोक्स अपार्ट, तो वैसे वैसे मेरे पास खाने का साधन बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे वो अपने जाल को बड़ा करता चला जाता है, करती चली जाती है, वैसे वैसे उसके पास उसके शिकार के लिए बहुत से चीजें आने लगती हैं। आपने अपने घरों के अंदर भी देखा है। मैं आज सुबह अचानक एक जाल को देख रहा था, मैंने बड़े गौर से देखा उस जाल को, और उसके अंदर मैंने 2-3 चीज़ें नोट की। मैंने नोट की कि मैंने इसको 1 हफ्ते पहले देखा था तो ये बहुत छोटा था, लेकिन आज 1 हफ्ते के अंदर इसने बहुत बड़ा अपने आप को अपडेट कर दिया। यानी कि मकड़ी भी अपने आप को बहुत बड़ा अपडेट कर रही है। मैंने देखा था कि पिछले 1 हफ्ते पहले उसके अंदर छोटे-छोटे कीड़े-वीड़े फँस गए थे, जिससे वो मकड़ी जो है खा रही थी। लेकिन आज मैंने देखा कि उसके अंदर मक्खी तक भी फँसी है, उसके अंदर मच्छर भी फँसे हैं, यानी कि अब उसकी रेंज बढ़ गई। और अगर ये चीज़ खत्म ना की गई तो धीरे-धीरे मकड़ी किस तरह के जाल बना देती है। आपने ये भी देखा होगा कि खंडहरों के अंदर या पुराने मकानों के अंदर कितने बड़े-बड़े जाल लगे होते हैं। ये सब कौन करता है? मकड़ी करती है। मकड़ी एक बड़ा जाल बनाती है ताकि बड़े शिकार अपने साथ करे और अपने दिनचर्या, अपने रोज़मर्रा खाने का वो अच्छा बंदोबस्त कर ले। ऐसा ही कुछ होता है हमारे नेटवर्क के अंदर। अब मैं बात करता हूँ कि इससे हमारी चीज़ क्या कनेक्ट होती है। ये जो भी करती है वो ये इसका काम है। हमारा इससे क्या ताल्लुकात है? हमारा नेट क्या काम करता है? हमारा नेटवर्क क्या काम करता है? मेरी उस बात को याद रखिएगा जब मैंने आपको एक फ़ॉर्मूला बताया था पैसा कमाने का, टाइम इंटू रेशियो इंटू मैन पावर। ये हमेशा लिंक करेगा आपके इस नेटवर्क के साथ। इसमें हमारा नेटवर्क क्या काम करेगा? सपोज़ मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया, मेरे को माइंड सेट हो गया, मुझे पता चल गया कि बदलता हुआ दौर है 2021, 2025 और 2030 के अंदर दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी अगर मैंने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो। मुझे अपने आप को अपडेट करना था, मुझे ये भी समझ में आया कि मैं विदाउट नेटवर्क बनाए अपने आप को अपडेट नहीं कर सकता। कारण भी क्या है कि मैं अपने समय को बढ़ा नहीं सकता, लोगों को बढ़ा नहीं सकता, लेकिन अगर मैं नेटवर्क में जाऊँ और नेट बनाऊँ, तो मैं लोगों को अनलिमिटेड बढ़ा सकता हूँ। जब लोग अनलिमिटेड होते हैं, तो यहाँ जो टाइमिंग है, ये भी अनलिमिटेड हो जाता है और जब ये दोनों चीज़ें अनलिमिटेड होती हैं, तो आपका जो पे आउट है, वो भी आपका अनलिमिटेड हो जाता है और जब पैसा आपके पास अनलिमिटेड आता है, तो ये चीज़ तय हो जाती है कि आपकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो मिडल क्लास से हायर क्लास चली जाती है। पैसा अनलिमिटेड इक्वल टू कन्वर्ट इनटू मिडिल क्लास टू हायर क्लास। ये चीज प्रूवन है क्योंकि जब आपके पास समय की कोई कीमत ना हो, आज की तारीख में मैं मानता हूं कि सपोज मेरे साथ 1000 लोग काम कर रहे हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया की बात करूं, वैसे 15,000 का नेटवर्क है, लेकिन मैं मानता हूं चलो 1000 ही लोग काम कर रहे हैं, तो ये 1000 लोग मेरे साथ ही काम कर रहे हैं ना, मैं इनको सैलरी तो नहीं दे रहा। आप सारे लोग यहाँ 80-90 जो भी लोग बैठे हैं, आप और हम काम ही तो कर रहे हैं। मैं आपका एज़ ए क्राउन डायरेक्टर हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आपके अप में हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप काम कर रहे हैं, मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। तो कहीं न कहीं हम अपने मैन पावर को इंक्रीज़ करके काम कर रहे हैं। अगर आप पूरे 90 के 90 या आप 100 ही मान लेता हूँ, आप 100 लोग मुझे अगर 1 घंटा भी देते हैं या अपने लिए भी 1 घंटा देते हैं, तो नेटवर्क तो मेरा इंक्रीज़ हो रहा है, वर्किंग तो मेरे नेटवर्क की हो रही है। उस हिसाब से अगर आप 1 घंटे 100 लोग दे रहे हैं, तो मेरे 100 घंटे काम हो रहे हैं। आप समझिए 100 लोग आ गए, मैन पावर के अंदर 100 घंटे काम हो गए, तो इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? दिस इज़ कॉल्ड अ नेटवर्क मार्केटिंग। अब इस नेटवर्क को काम कैसे करेंगे? शुरुआती तौर में जब भी आप जुड़ते हैं, तो सबसे पहले आपको ये विश्वास रखना पड़ेगा बदलते दौर का। आपको जानना पड़ेगा कि हर 20 साल के अंदर दुनिया बदलती है, तो ये दौर भी बदलेगा। आपको ये भी जानना पड़ेगा धीरे-धीरे करके आपके बच्चे जो हैं, वो बड़े हो जाएँगे और उनको इस बदलते दौर के अंदर आपकी पुरानी चीज़ें पसंद नहीं आएँगी। आज के दौर में बच्चे पुरानी चीज़ों को पसंद नहीं करते। आज के दौर में बच्चे नई चीज़ों को पसंद करते हैं। आज के दौर में आप बच्चे को पैड फ़ोन नहीं दे सकते। आज के दौर में आपको उनको एंड्रॉइड फ़ोन देना पड़ेगा। आज के दौर में बच्चों का शॉपिंग स्टैंडर्ड चेंज हो चुका है। आज हम उनको जाके बोलो, मैं अपने बेटे को ही बोलता हूँ कि एक काम कर, ये पैसे ले जा और वहाँ से ये सामान लेके आ जाओ। अभी 12th में है वो। वो मेरे से कहता है, पापा मुझे कैश मत दीजिए, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। मेरे पे फ़ोन के अंदर ट्रांसफ़र कर दीजिए। मैंने कहा कैश ले जा पागल, चलेगा नहीं पापा, आजकल तो गोलगप्पे वाले भी ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन लेते हैं। मुझे याद है कि काफ़ी समय से वो मुझसे कैश नहीं लेता। वो कैश को मना कर देता है और मुझसे ऑनलाइन प्रोसेस में जाता है। वो बोलता है 500 1000 दो भी है, आप मेरे अकाउंट में डाल दीजिए, मैं उसको करूँगा। यानी कि आज की तारीख में बच्चे भी शॉपिंग स्टैंडर्ड को समझ चुके हैं। अब हम नेट के साथ कैसे जाएँगे? जब आप शुरुआत में इसके साथ जुड़ते हैं, तो आप बिल्कुल नए होते हैं, आपको कुछ समझ नहीं होती। जिस तरह से मकड़ी अपने किसी जाल को बनाती है, तो वो एक लोकेशन देखती है, वो एक जगह देखती है कि मुझे जाल कहाँ बनाना चाहिए। जहाँ रोज़ गेट खुलता है, जहाँ रोज़ लोग जाते हैं, जहाँ रोज़ झाड़ू लगती है, साफ-सफाई होती है, वहाँ पे अगर मैंने जाल बनाया, तो मैं ज़्यादा दिन टिक नहीं पाऊँगी। उसी तरह हमारा नेटवर्क होता है। अगर हम कुछ ऐसे लोगों के साथ नेटवर्क को बनाने की कोशिश करते हैं,
जो लोग अपने आप में बहुत ज्यादा बिजी हैं, जिन्हें कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। मैंने अभी एक वीडियो दिखवाई थी मनोज जी के माध्यम से, एक बाज के ऊपर। बाज ने 5 चीजों के ऊपर बात की थी। अगर वो 5 चीजें किसी व्यक्ति को मैच नहीं करती हैं, उसकी दृष्टि और इन सब को लेके जो बात उन्होंने आज वीडियो के अंदर बोली थी, उस तरह का कोई व्यक्ति नहीं है। वो अपनी लाइफ के अंदर कंफर्टेबल है। वो कुछ एक्स्ट्रा अलग से करना नहीं चाहता। वो जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहता। कुछ ऐसे हमारे महान दोस्त हैं जो नौकरी के अंदर इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि उन्हें कुछ पसंद ही नहीं आता। ये आईडी बहुत लोगों को भेजी गई, लेकिन कुछ लोग आए, बाकी तो नहीं आए। बाकी ने सोच लिया पता नहीं क्या हो रहा है, क्या करना है, जरूरत क्या है हमारी। 8 घंटा नौकरी कर लेते हैं और सुबह ऑफिस जाना है, शाम को लौट आते हैं, शाम को लुंगी पहनी और टीवी देखी, बच्चों के साथ खाना खाया, सो गए, सुबह उठे फिर ऑफिस। पिछले 25 साल से हम लोग यही तो काम कर रहे हैं। हम बदलना नहीं चाहते हैं अपने आप को, और हम उन्हीं लोगों के साथ अपने नेटवर्क को बनाने में लग पड़ते हैं। एक व्यक्ति जो सुबह 10 बजे अपनी शटर को खोलता है और रात को 10 बजे अपनी शटर को बंद करता है, वो पूरे दिन अपनी दुकान के ऊपर बैठा रहता है। हम उसके साथ अपना नेटवर्क बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ वो नेटवर्क में आ जाए और वो पैसा कमाए। उसे बदलते हुए दौर से कोई मतलब नहीं होता, उसे अपनी दिनचर्या से मतलब होता है। यानी कि जब एक मकड़ी भी अपनी जगह को, सही जगह को तलाशती है, लेकिन हम अपने बिज़नेस को गलत जगह पे तलाशते हैं। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इन चीज़ों को समझना चाहते हैं। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो दर्शितावादी हैं, यानी कि वो दूर की भी सोचते हैं। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो अपने फ्यूचर को देखना चाहते हैं। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो चिंतित हैं अपने फ्यूचर को लेके, चिंतित है अपने फैमिली को लेके। हम ऐसे लोगों के साथ अपने इस नेटवर्क को बड़ा कर सकते हैं। इसके लिए आप हर एक से बात करिए। नेटवर्क बनाने के लिए आपको हर एक से बात करना चाहिए, लेकिन चॉइस आपकी होनी चाहिए कि आपको किसको अपने साथ लेके जाना है। ऐसे ही करते जिस तरह से मकड़ी ने अपने जाल को फैलाना स्टार्ट किया, ऐसे ही आप छोटे-छोटे बिज़नेस करके अपने जाल को फैलाना स्टार्ट करिए। आप जैसे-जैसे अपने जाल को बड़ा करते चले जाएँगे, आपका नेटवर्क बड़ा हो जाएगा, और जैसे-जैसे नेटवर्क बड़ा होता चला जाएगा, आपके पास बड़ी-बड़ी इनकम्स आनी स्टार्ट हो जाएँगी। आज के दौर को आप समझने की कोशिश कीजिए। आज ये सेशन चल रहा है, इसका मतलब साफ है कि आज आप 21वीं सदी के अंदर हैं। मैं आपको समय दे रहा हूँ 5 साल का। 5 साल के अंदर आप जितना बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं, बनाइए। गारंटीड मैं आपसे लेता हूँ कि इस 5 साल के अंदर आप 10 साल वाली इनकम को आप हासिल कर लेंगे। 2030 में मैंने बताई थी 10 लाख पर मंथ, यहाँ आप 2025 के अंदर 10 लाख पर मंथ कमा लेंगे। इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आज की तारीख में उभरता हुआ बिज़नेस है। नेटवर्क मार्केटिंग ने आज की तारीख में सारी चीज़ों को चेंज कर दिया। इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम कैसे करना है और प्लस किस कंपनी को चॉइस करना चाहिए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वेस्टीज। वेस्टीज जिसके अंदर आप और हम काम करते हैं। नो डाउट बहुत सी कंपनियां हैं इस हिंदुस्तान के अंदर जो काम कर रही हैं, एक से बढ़कर एक परफॉर्म कर रही हैं। अच्छे बिज़नेस, अच्छे बिज़नेस मॉड्यूल्स और बिज़नेस प्लान को लेके, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन को लेके वो आई हुई हैं। उसमें से ही एक कंपनी है वेस्टीज। समझना ये है कि वेस्टीज के साथ ही हम क्यों जाएँ। 2004 से आज तक का इसका रिकॉर्ड है कि इसने अपनी कभी डीग्रोथ नहीं देखी। आप नेट के ऊपर सर्च करिए, और आजकल तो नेट का ज़माना है, सब गूगल चलाते हैं, सब जानते हैं, क्योंकि डिजिटल फॉर्मेट पे आज हम हैं। आप चेक करिए कि वेस्टीज ने 2004 से कब-कब, कैसे-कैसे, कितनी-कितनी ग्रोथ ली। 5 करोड़ से टर्नओवर को स्टार्ट किया, और साल दर साल, हर साल, यानी कि 17 साल अब इसको जून में होने वाले हैं। 17 साल के इस पूरे अभियान में, इस पूरे सफर में इसने आज तक अपने आप को डीग्रोथ नहीं देखा। इसका जो बार ग्राफ है हमेशा बढ़ता ही रहा है, और आज की तारीख में ये 3000 प्लस करोड़ के साथ काम कर रही है। हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली से चल के ये कंपनी 2 ऑफिसेस, 5 ऑफिसेस और 2 प्रोडक्ट के साथ ये कंपनी आज पूरे दुनिया में अपना नाम कमा रही है। आज की तारीख में ये हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है, और 500 प्लस प्रोडक्ट के साथ ये दुनिया के 7 देशों के अंदर काम कर रही है। अगर ये कोविड-19 नहीं होता तो 2021 के अंदर ये तकरीबन 20 देशों के अंदर पहुंच चुकी होती, जो ये अपने काम पे बखूबी आज भी कर रही है। तो वेस्टीज नो डाउट बहुत बेहतर कंपनी है। सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक सारे प्रोडक्टों को कवर करती है। अब बात आती है कि हम किस तरह से इस कंपनी के अंदर काम करें। सबसे पहले तो आप समझिए, आप अगर अपना कोई भी ऐप खोलते हैं, तो आपको उसमें आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाते हैं, तो भी आपको उसमें, जैसे आपने नया व्हाट्सएप इंस्टॉल किया है, तब भी आपको उसके अंदर एक आईडी बनानी पड़ेगी। आपको उसमें ओटीपी डालनी पड़ेगी। अगर आप फेसबुक ही खोलते हैं, तो भी आपको ओटीपी चाहिए। अगर आप कोई भी शॉपिंग ऐप भी खोलते हैं, तो भी उसके अंदर ओटीपी चाहिए। उसी तरह अगर आप चाहते हैं
कि आप नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर वेस्टीज के माध्यम से एक अच्छा पैसा कमाएँ, तो आपको एक ओटीपी जनरेट करके आईडी पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। ये बहुत आसान होता है। ये आप ईज़िली जिस व्यक्ति ने आपको आईडी दी है, आप उससे पूछ सकते हैं। वो तुरंत आपकी 1 सेकंड के अंदर बना देंगे क्योंकि डिजिटलाइज़्ड फॉर्मेट है और ये चीज़ आप खुद भी एक बार बनने के बाद अपने और साथियों की बना सकते हैं। ये बहुत ईज़ी है और कैरी फॉरवर्ड वाला सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति करेगा। अगर एक बार आप बना चुके हैं, तो आप बना सकते हैं। बनाना क्या है इसके अंदर आपका नाम, नंबर, आपका एड्रेस, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें इसमें भरी जाती हैं और जिसको भर के आप उसके अंदर आईडी और उसका पासवर्ड आप हासिल कर सकते हैं अपने फ़ोन के थ्रू। और जब आप शॉपिंग करने जाएँ, तो ज़रूरत पड़ती है इसकी केवाईसी की, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपल्सरी कर दिया है कि जब आप शॉपिंग करने जाएँगे, तो आपको कुछ तो पैसा मिलेगा। अगर आपने ₹100 का भी सामान खरीदा है, तो भी कुछ पैसों में पैसा आपको मिल जाएगा। ₹1000 का मिनिमम कोई ना कोई खरीद ही लेता है। अगर आप ₹1000 का सामान खरीदते हैं, तो आपके खाते के अंदर 25 से ₹30 आना तय होता है। जब आपके पास 25 से ₹30 आ रहे हैं, यानी कि ₹1 की इनकम भी आपके पास आ रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है कि अगर आपकी इनकम सोर्स ऑफ इनकम बन रही है, तो आपके खाते की केवाईसी होनी कंपल्सरी है। तो इस आईडी की भी केवाईसी होती है, जिसके कि ये पहचान मिलती है कि आप हिंदुस्तानी हैं और आपकी पहचान ये है। इसके लिए लोगों को आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी एक देके आप अपने आईडी को केवाईसी कर सकते हैं, आईडी पासवर्ड ले सकते हैं। जैसे ही आपको आपके फ़ोन के ऊपर आईडी पासवर्ड आ जाए, तो आपको करना क्या है? आपको एक प्ले स्टोर से वेस्टीज ऑनलाइन शॉपिंग ऐप 0.2 ऑनलाइन शॉपिंग ऐप को आपने लोड करना है, अपलोड करना है और उसके ऊपर अपना आईडी पासवर्ड डाल के उसको एक बार चेक करना है। आप उसके ऊपर चेक करने के बाद आप साइड में जो कॉलम्स बने हैं, आप जैसे-जैसे जाएँगे उसमें एंट्री कर जाएँगे। वहाँ जाने के बाद आप प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर जा सकते हैं और वहाँ से आप ऑर्डर फॉर्मेट के अंदर जाके ऑर्डर भी परचेज़ कर सकते हैं। ऑर्डर लेके आप अपने प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। अब मैं इसको किस तरह से आप लोगों को बताऊँगा, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मुझे इतना तो समझ में आ गया कि अगर मुझे नेटवर्क बनाना है तो पहले खुद अपने आप को यूज़ करना है। मकड़ी को अगर अपना नेटवर्क बनाना है तो पहले उसको जगह तलाश करनी है। मैंने अपनी जगह तलाश की वेस्टीज। वेस्टीज के अंदर मैंने अपने प्रोडक्ट्स लेके आया, उसको यूटिलाइज़ किया, मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगे। उसमें कुछ बेनिफिट्स हैं 5 से 7 जो 50 से 60% की आपको बेनिफिट देते हैं। वो मैंने सारे बेनिफिट लिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी को परखा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे है, वो मुझे अच्छे लगे। मैंने डिसाइड कर लिया कि यस यार, इस प्रोडक्ट को लेना चाहिए, इसमें मुझे बचत भी है 50 से 60% की है। हर व्यक्ति बचत लेना चाहता है। आज हम जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स खोलते हैं, चाहे अमेज़न हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे और भी कोई भी हो, उन सब में से हम एक ही चीज़ तलाशते हैं कि उसकी मार्केट कॉस्ट सस्ती होनी चाहिए। ऐसे ही मुझे भी तलाश करनी थी, अगर वेस्टीज का ऑनलाइन शॉपिंग ऐप लेता हूँ, तो इसमें मुझे कितना सस्ता मिलेगा। पहली बार में अगर प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो 50 टू 60% का आपको बेनिफिट मिलता है। लेकिन आप अमेज़न से कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो हो सकता है आपको 30% मिल जाए, 40 मिल जाए, 50 मिल जाए, मैं ये भी कहता हूँ, 50% भी मिल जाएगा, लेकिन उतना ही मिलेगा। लेकिन मेरे वाले ऑनलाइन शॉपिंग ऐप के अंदर आपको एक और बेनिफिट मिल जाएगा कि आप जैसे ही इस ऐप के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति को रिकमेंड करते हैं कि देख यार, मेरे पास वेस्टीज 0.2 ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है, इसको यूज़ करके मैं 40 से 50% का डिस्काउंट लेता हूँ। अगर आप इसको भी यूज़ करते हैं, आप इसको अपलोड कीजिए, आप डाउनलोड कीजिए अपने उससे और वहाँ से आप ईज़िली इसमें जाके और आईडी पासवर्ड लेके अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। तो आप 40 से 50% का डिस्काउंट आप ले सकते हैं। ये आप बॉक्स के जो हमारा जो ऐप है उसके माध्यम से भी आप शेयर कर सकते हैं इसको, इस ऐप को। आपके पास लिंक भी होता है, आप लिंक से भी शेयर कर सकते हैं। अपने दोस्तों को, यारों को बोल सकते हैं कि दुनिया बदल चुकी है, शॉपिंग करने का तरीका बदल चुका है। आपको खाली एक ऐप डाउनलोड करना है। आप एक ऐप को डाउनलोड करते हैं और उसमें अपना आईडी पासवर्ड डाल के, हर चीज़ में आईडी पासवर्ड डलता है तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आप आईडी पासवर्ड डाल के अपने घरेलू चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि कोविड का टाइम वैसे भी है, लोग निकलते नहीं है बाहर, तो इसको लेके आप बचत करो ना यार, क्या दिक्कत है? जब बचत करते हैं और आप किसी को ये चीज़ रिकमेंड कर देते हैं, तो आपको और बचत आती है। आपकी थोड़ी-सी इनकम जनरेट हो जाती है, यानी कि आपने एक पायदान ऊपर जाके अपने नेटवर्क को बढ़ाना स्टार्ट किया। जब वो व्यक्ति अपनी परचेज़ कर लेता है, तो आप उसको एक और चीज़ बोल सकते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, इसमें और भी बचत आती है। अब मुझे एक चीज़ बता, हम 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग, जाने क्या चीज़ रिकमेंड करते हैं, जाने क्या-क्या चीज़ें हम इधर-उधर ट्रांसफ़र करते रहते हैं। जो भी जोक आता है, जो भी कोई भी चीज़ आती है, हम तुरंत व्हाट्सएप के ऊपर दूसरे को शेयर कर देते हैं। तो इसकी लिंक को आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, क्या दिक्कत है? जब हम अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं और उसको कहते हैं कि आप यहाँ से शॉपिंग करते हैं, तो आपको 40 से 50% की आपकी जो सेविंग है, वो एज़ ए इनकम में अभी संतोष जी ने लिखा, इनकम सेविंग इक्वल टू हिज़ इनकम। तो इनकम के अंदर आपको आती है, तो बुरा क्या है?
आप जैसे-जैसे अपने लोगों तक इस ऐप को पहुँचाते चले जाते हैं और उनको फ़ायदे दिलाते चले जाते हैं, वैसे-वैसे आपका नेटवर्क बनना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे-जैसे आपका नेटवर्क बनना स्टार्ट हो जाता है, आपकी अर्निंग प्रोसेस बढ़ती चली जाती है। और 2 से 3 महीने के अंदर जितना आप ये चीज़ फॉरवर्ड कर पाते हैं, उतनी इनकम आपके अंदर बढ़ती आती है और सबसे आसान तरीका होता है कि आज के ट्रेंड के हिसाब से आप इसके ऐप को यूटिलाइज़ करिए। इसके शॉपिंग ऐप को यूटिलाइज़ करिए। इवन यहाँ तक भी वीडियोज़ हमारे पास हैं कि इस ऐप को यूज़ कैसे करना है, ऑनलाइन ऑर्डर्स कैसे लगाना है। हम यहाँ तक भी ऐप के माध्यम से इस यूट्यूब के माध्यम से बोलो या वीडियो के माध्यम से हम आप तक वो चीज़ें पहुँचा देते हैं। अब मैंने 3-4 चीज़ें व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर दी कि आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, आप कैसे इसमें ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हैं, कैसे इसके बेनिफिट्स देख सकते हैं। इन सब की ऑडियोज़ के वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आप प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं। मेरा मकसद एक ही होता है कि मुझे मकड़ी का जाल बनाना है। मुझे इतना बड़ा बिज़नेस करना है कि आने वाले वक़्त के अंदर ये जो थी मैन पावर ये इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, कम से कम 100 तो हो जाए, 100 कम से कम मेरे माध्यम से हो जाए और मैं इन 100 लोगों को ये सिखा पाऊँ कि आप किस तरह से इस बिज़नेस को आगे जनरेट करेंगे, जैसे मैं आपको भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा टारगेट फिक्स होना चाहिए कि मेरे नेटवर्क के अंदर कम से कम 100 व्यक्ति ऐसे होने चाहिए, जो इस चीज़ को समझें। दूसरा पायदान समझते हैं। जब मकड़ी अपना जाल बना रही होती है, तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही मकड़ी होती है, वो अपना जाल बनाती है। जैसे-जैसे वहाँ साफ-सफाई का साधन नहीं मिलता है, जैसे-जैसे उसको सर्कल मिलता चला जाता है, उसे लगता है कि यहाँ बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, तो वैसे-वैसे वो अपने बच्चों को पनपना स्टार्ट कर देती है। आपने देखा होगा, आपने अगर किसी घर को सालों से बंद किया हो या 2 महीने से बंद किया हुआ है, तो उस घर के अंदर जगह-जगह जाल बन जाते हैं। वो अपने बच्चों को अपडेट और डेवलप करना स्टार्ट कर देती है और धीरे-धीरे वो बच्चे भी थोड़े-थोड़े बड़े हो के चारों तरफ अपना जाल बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि बहुत बड़ा जाल वहाँ जनरेट हो जाता है। यहाँ पे भी वही काम करना है। आपने अपने साथ 10 लोगों को उस शॉपिंग ऐप के माध्यम से बताया कि क्या प्रॉफ़िट है, क्या बेनिफिट है। उस ऐप को आप आगे चल के और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप उनको भी बोल सकते हैं कि आप भी पैसा कमाइए जैसा मैं कमा रहा हूँ। आप ये भी कह सकते हैं, आप उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चन्स डाल सकते हैं, ये बोल के कि अच्छा आपने कभी ये सोचा नहीं कि मैं आपको इस ऐप के बारे में क्यों बता रहा हूँ? कभी-कभी लोगों को समझ में नहीं आता है। कभी-कभी लोग सोच रहे होते हैं लेकिन आपसे ज़िक्र नहीं करते हैं। यहाँ पे आप बोल सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, आपके दिमाग में आप सोच ज़रूर रहे होंगे कि मैं आपको बुला क्यों रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको इस ऐप के बारे में बता क्यों रहा हूँ। जबकि मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको यहाँ 50% का डिस्काउंट मिलेगा। प्रोडक्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। आप यूज़ करके उसे वापस भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी वापस कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बता क्यों रहा हूँ ये आपने ज़रूर सोचा होगा। ज़्यादातर लोग बोलते हैं नहीं-नहीं हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं, लेकिन सोच ज़रूर रहे होते हैं। बोला आपने सोचा ना हो या हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे एक नेटवर्क बनाना है, ये बदलता हुआ दौर है। आज की इस जनरेशन के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की अपनी एक इमेज है। जैसे-जैसे अपने नेटवर्क को बढ़ाते चले जाएँगे, हम यहाँ बहुत बड़ा पैसा बनाएँगे और मुझे आप एक सूटेबल पर्सन लगे हो इस नेटवर्क का हिस्सा बनने के लिए। मैं कतई इस फ़ेवर में नहीं हूँ कि आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करें इस ऐप के माध्यम से और इसे अपने तक ही सीमित रखें। आप और हम मिलके दोनों मिलके अपने एक बड़े नेटवर्क का निर्माण कर सकते हैं और अपनी एक सोर्स ऑफ इनकम अलग से जनरेट कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको मैं बोल देता हूँ, याद करो जब मैंने अभी सेशन स्टार्ट किया था मैंने बात की थी एंड्रॉयड फ़ोन की, मैंने बात की थी पैड फ़ोन की। जब पैड वाला फ़ोन हमने स्टार्ट किया था और एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर आए, तो आज सबकी नीड हो गई कि सबको एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए। आज हम अगर मीटिंग के ऊपर बैठे हैं, तो भी हम एंड्रॉयड फ़ोन के साथ ही बैठे हैं। 2016 से नेटवर्क इंडस्ट्री का बदलता हुआ दौर आया, 2021 आते-आते इस दौर ने पीक पकड़ ली है। आज के दौर में ये डिजिटलाइज़ फॉर्मेट पे आ चुका है। कहीं न कहीं कोविड ने हमें ये सिखा दिया कि डिजिटलाइज़ यूज़ कैसे करना है। अगर ये कोविड-19 नहीं आता, अगर ये कोरोना वायरस नहीं आता, तो आज हम कम से कम 10 साल पीछे होते। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर ये कोरोना वायरस नहीं आता, तो क्या हम सोच सकते थे कि इस तरह से हम 80-90 लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ एक मंच पे बैठ पाएँगे? क्या हम इसको एक्सेप्ट करते हैं? कभी एक्सेप्ट नहीं करते। अब लिख के दे सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, सोच सकते हैं कि अगर ये कोरोना पीरियड नहीं आता, तो क्या हम कभी सोचते कि हमें ज़ूम के ऊपर भी जाना है? क्या कभी हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ेंगे? क्या हम कभी सोचते हैं कि आज की तारीख में जो कोचिंग सेंटर्स हैं, वो ऑनलाइन चलेंगी? क्या हम कभी सोचते हैं कि इस ऑनलाइन को हम तवज्जो भी देंगे? शायद नहीं। ये कभी पॉसिबल ही नहीं होता। हम 10 साल पीछे थे दुनिया से। लेकिन इस कोरोना पीरियड ने, इस कोविड-19 ने, इस घर के अंदर लॉकडाउन ने हमें एहसास करा दिया कि दोस्त हम बदलते हुए दौर का हिस्सा हैं और अब समझना पड़ेगा। ये बखूबी हमने समझा है इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर। 1 घंटी बजी है दिमाग के अंदर कि बदलते दौर के अंदर हम इतना तो जान गए, 1 घंटी और बजनी है
कि 2025 के अंदर 10 लाख कैसे आएंगे। इसके लिए अब समझना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग अब उस फोन की तरह आपकी नीड है। आज आप सब ने इसको एक्सेप्ट किया है, तो ये आपकी रजामंदी है। आपने समझा, परखा और आज इस इंडस्ट्री के अंदर है। 2025 आते-आते लोगों की नीड हो जाएगी इस बिज़नेस को करने के लिए। मैं आपको बड़े पुख्ता चीज़ों से बात कर रहा हूँ क्योंकि आज का जो ये सेशन मैंने लिया है, इसके ऊपर मैंने बहुत सी तैयारी की है। मैं आज सुबह से लगातार इसके नोट्स बनाने में लगा हूँ। आज सुबह से लगातार जाने कितने बड़े-बड़े लीडरों के मैंने आज इंटरव्यूज़ देखे हैं, उनके स्पीच आज सुनी है। तब मैं आप लोगों के सामने आज आया हूँ। ये इस बदलते हुए दौर के अंदर 2025 आते-आते लोगों को ज़रूरत पड़ेगी इस बिज़नेस को करने की। आज आप खुशी-खुशी आ रहे हैं, कल आपको ज़बरदस्ती आना पड़ेगा। जिस तरह से आज की तारीख में, आज की दुनिया में, आज के हिंदुस्तान के अंदर हर किसी की नीड है एंड्रॉयड फ़ोन को लेना, उसी तरह से 2025 से 30 आते-आते हर हिंदुस्तानी की ज़रूरत बन जाएगी नेटवर्क इंडस्ट्री को एक्सेप्ट करना। आप नेटवर्क इंडस्ट्री की तरफ से मैं नहीं कह रहा वेस्टीज करेंगे, पर मैं कह रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपके पास अब कोई चारा नहीं रहेगा अपने शॉपिंग को चेंज करने का। ये जो जितने भी शॉप्स हैं, दुकानें हैं, ये अब खत्म सी हो गई हैं। मुझे बताइए कितने लोग हैं जो आज की तारीख में दुकान पे जाना पसंद करते हैं? हैं, दुनिया में हैं, लेकिन अब ट्रेंड बदल गया। आज से अगर 1.5 साल पुरानी बात करूँ तो हर कोई दुकान पे जाता था, लेकिन अब मैं 1.5 साल की बात करूँ तो अब 90% लोग अब नहीं जाते। कोई व्यक्ति जाना नहीं चाहता, हर कोई ऑनलाइन करना पसंद कर रहा है। मैं जिस कॉलोनी के अंदर रहता हूँ, आए दिन उसके ऊपर 4 से 5 लोग जो कोरियर हैं, वो आते रहते हैं और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आता रहता है। हर दिन की बात कर रहा हूँ। यानी कि कितने लोग हैं, सिर्फ़ इस छोटी-सी कॉलोनी के अंदर लोग अपने ऑर्डर्स करते हैं। तो सोचिए इस हिंदुस्तान के अंदर कितने ऑर्डर्स होते होंगे। कोरियर सेवा आने वाले वक़्त के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है। इस इंडस्ट्री के अंदर ये पहले इंडस्ट्री ज़्यादा फ़ेमस नहीं थी, क्योंकि लोग बाहर निकल के काम करना चाहते थे। लेकिन आज के दौर में कोरियर इंडस्ट्री बहुत बड़ा बिज़नेस अपना बनाएगी। वेस्टीज ने 2018-19 से ही इस इंडस्ट्री के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया था। आज की तारीख में वो खुद अपने ऑफिसेस तैयार कर रही है कि वो कोरियरों को अपडेट करे। खुद अपने एम्प्लॉइज वो तैयार कर रही है कोरियर को लेके कि ऑफिस से अपने घर तक का चीजें वो पहुंचाए। इवन आपने ये भी देखा होगा अपने एरिया के अंदर कि डीएलसीपी वालों को ये टारगेट और ये प्रोजेक्ट दिया गया है कि आपके पास कोई भी अगर ऑनलाइन ऑर्डर आ रहा है और वो डिलीवरी वाला ऑर्डर है तो उसे आप डिलीवर करेंगे। आपने देखा होगा कोरियर जो बाहर से ना होके अब डीएलसीपी के जो मेंबर्स हैं, जो उन्होंने अपने लड़के रखे हैं, वो करते हैं। कंपनी ने उनको बाकायदा हायर किया है। कंपनी बाकायदा उन्हें पेमेंट चार्ज करती है और उनको बाकायदा स्ट्रिक्टली बोला है कि ये हमारा सोच है कि हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को वो सारी सहूलियत दें, कोरियर के माध्यम से। तो ये बदलता हुआ दौर है, यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि हमारे कई लीडर्स हैं जिन्होंने डीएलसीपी के माध्यम से डीएलसीपी के लीडरों के थ्रू सॉरी डीएलसीपी के लोगों के थ्रू अपने घरों के अंदर प्रोडक्ट को रिसीव किया है। दूसरी एक और चीज आप समझने की कोशिश करते हैं, जो लोगों ने आपको आज ना किया उनका क्या होगा? उनके पास ऑप्शन क्या है? दो ही ऑप्शन है, या तो पूरी जिंदगी इसके साथ डटे रहेंगे या आज नहीं तो कल जरूर आएंगे। कुछ और ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं आपको आज बता देता हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, एक मेरा दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। वो दोस्त 16-17 हज़ार रुपये महीना कमाता है और जब मेरी इनकम 16-17 हज़ार थी वेस्टीज से, तब भी वो 16-17 ही कमाता था। आज भी वो 16-17 ही कमाता है और शायद अब तो वो कमा भी नहीं रहा है। वो कह रहा था कि अब मेरी जॉब नहीं है। लेकिन मैं उसे देखता हूँ मेरे व्हाट्सएप के ऊपर रोज वो एक वीडियो सॉन्ग डालता है। कोई ऐप है जिसके माध्यम से वो सिंगिंग करता है। साथ में कोई फीमेल आ जाती है, कभी मेल आ जाती है और वो दोनों मिलके गाना गाते हैं और मेरे को बोलता है इसको ना अपना हेडफ़ोन से यूज़ करना, हेडफ़ोन से सुनना। वो लगातार इस चीज़ को मुझे दे रहा है और आज से नहीं तकरीबन पिछले 6-1 साल से दे रहा है। मैं उसको बोलता हूँ यार इंडस्ट्री में आजा, इसमें बहुत पैसा है, सब कुछ है। उसे वो चीज़ समझ नहीं आती। मैं उससे कहता हूँ तू इसमें सिंगिंग करता है, सब कुछ करता है, कितना मिलता है? बोला नहीं यार मेरा शौक है ये। और उसने बहुत अच्छी वाली शौक भी कोई बड़ी चीज़ है। मैंने यस, उसे पेमेंट से कोई मतलब नहीं है, वो उसका शौक है। ऐसे व्यक्ति के पीछे अगर मैं लगा रहूँगा तो नेटवर्क नहीं बनेगा। एक और मेरा फ्रेंड है, अच्छा है 50-60 हज़ार महीना कमाता है। आजकल घर में रह के अपने काम को कर रहा है। उसको जब मैंने पैसे इस बिज़नेस के बारे में बताया तो मेरे से कहता है कि यार मैं चूज़ ही नहीं बनना चाहता। मैं नहीं चाहता कि यार मैं यही प्रोडक्ट यूज़ करूँ, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपनी मर्ज़ी के प्रोडक्ट यूज़ करूँ। मैं मार्केट के अंदर जाऊँ, मैं शॉपिंग ऐप पे जाऊँ, मेरे मर्ज़ी के प्रोडक्ट होने चाहिए। मुझे वो बचत नहीं चाहिए, मर्ज़ी चाहिए। तो ऐसे लोगों के साथ मैं नेटवर्क नहीं बना सकता।
वो पूरी जिंदगी 50-60 पे निकाल देगा अपनी। अब मैं उसके पीछे लगा रहूं कि बेटा कर कर कर, वो कभी नहीं करेगा। इसी तरह से कुछ दुकानदार होते हैं जो काम कर रहे होते हैं और हम उसके पीछे लगे रहते हैं, कर वो दुकान छोड़ता नहीं है, वो अपने बिजनेस को छोड़ता नहीं है और हम उनके साथ नेटवर्क बना रहे होते हैं। इन चीजों को समझना पड़ेगा कि हमें किन लोगों के साथ नेटवर्क को बिल्ड करना है और कितना एफर्ट इसके अंदर डालना है, कितना काम हमें इसके अंदर करना है और किस तरह से अपने इस नेटवर्क को बड़ा करना है, किस तरह से इस शॉपिंग ऐप को हमें लोगों तक पहुंचाना है। बदलता हुआ ट्रेंड, बदलते हुए दौर के अंदर हमें इस शॉपिंग ऐप की परिभाषा को समझना पड़ेगा। अब वो बोर्ड मार्कर वाला काम भी नहीं रहा, अब वो घर घर जाके प्लान दिखाने वाला काम भी नहीं रहा। मैं एक नई पहल आप लोगों के साथ करने जा रहा हूँ। इस नई पहल का मैं एक नाम देता हूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग ऐप को हम किस तरह से प्रमोट करें। पहले हम करते थे 4 बेसिक्स। 4 बेसिक्स के अंदर पहले हम लिस्ट बनाएंगे, नो डाउट लिस्ट बनानी है। फिर हम करते थे कॉन्टेक्ट और इनवाइट करेंगे, अब कॉन्टेक्ट और इनवाइट का जमाना नहीं रहा। फिर हम करते थे एक काम करो, शो द प्लान करेंगे और उनको प्रोडक्ट कराएंगे, फॉलो अप कराएंगे। ये ट्रेंड 2020 तक बहुत अच्छा चलता था, लेकिन आज के दौर के अंदर हमें कुछ और चेंजेस करने की जरूरत है। कुछ चेंजेस क्या हो सकती हैं? आज हर व्यक्ति एंड्रॉयड फोन चला रहा है। इस ऐप को आप प्रमोट करिए, इस ऐप को आप बड़ा करिए। इसके ऊपर कई वीडियोस आई हैं। मैं कुछ और लोगों के नाम बताता हूं आपको, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें जब मैंने सुना, देखा, तो मुझे समझ में आ गया कि वाकई मैं इस इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल सही हूँ। यहाँ आपको एक और चीज समझना पड़ेगा, या तो आप समझदार है या फिर ये समझदार है। दोनों में से कोई एक व्यक्ति तो समझदार है। चॉइस आपकी है, समझना आपको है कि आप समझदार है कि ये समझदार है। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा जिसका नाम है विवेक बिंद्रा। विवेक बिंद्रा इज इंटरनेशनल स्पीकर, इंटरनेशनल मोटिवेटर, और पूरी दुनिया उसके नाम को जानती है। आप समझ सकते हैं विवेक बिंद्रा ने 2019 के अंदर नेटवर्क इंडस्ट्री को एक्सेप्ट किया। मैंने उसकी 2017-2018 की वीडियो भी देखी थी। 2017 की वीडियो के अंदर उसने कहा था कि मैं पहली दफा नेटवर्क इंडस्ट्री के ऊपर बात कर रहा हूँ। मैंने आज तक अपने जीवन के अंदर नेटवर्क इंडस्ट्री को लेकर कभी बात नहीं की, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि बदलता हुआ दौर है, कि हिंदुस्तान बदल रहा है। क्योंकि 2017 में नेटवर्क इंडस्ट्री को मान्यता दी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। 2017 में उसने अपनी एक वीडियो रिलीज की, उसके अंदर कहा विवेक बिंद्रा, उसने कहा कि ये बदलता हुआ दौर है और मैं ये मानता हूं कि इस बदलते हुए दौर में अपने आप को अपडेट करना चाहिए। मैंने आज तक नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कोई बात नहीं रखी, लेकिन आज पहली दफा अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आने वाले 10 से 20 साल के अंदर क्या होने वाला है। 2019 आते आते विवेक बिंद्रा साहब ने खुद की अपनी कंपनी ओपन कर रखी है और जिसके ऊपर बहुत सक्सेसफुली वो रन कर रहा है। आप समझ सकते हैं विवेक बिंद्रा जैसे व्यक्ति ने इस चीज को एक्सेप्ट किया। दूसरा, आपने सुना होगा सोनू शर्मा। सोनू शर्मा पिछले 15-16 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर है। दुनिया उनके फॉलो करती है, उनकी बातों को फॉलो करती है। वो चाहते तो और भी कुछ कर सकते थे, वो चाहते तो अपनी स्पीच के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से एक अच्छे स्पीकर है, अच्छा खासा उनका एक वैल्यू है, उनकी लोग जानते हैं। हमारे टीम में से ही कई ऐसे, कई क्या बहुत सारे या सारे ऐसे लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं, उनकी बातों को सुनना पसंद करते हैं। लेकिन पिछले 15-16 साल से लगातार वो उसी इंडस्ट्री से बने हुए हैं। आज उन्होंने वेस्टीज को एक्सेप्ट किया हुआ है, आज वो वेस्टीज के अंदर काम कर रहे हैं। इस 15 साल का एक्सपीरियंस करने वाला व्यक्ति किसी और इंडस्ट्री में भी तो जा सकता था, वेस्टीज के अलावा और भी किसी कंपनी में तो जा सकता था। उसने वेस्टीज को ही क्यों एक्सेप्ट किया? वो जानता है कि वेस्टीज का प्लेटफॉर्म क्या है, वो जानता है कि आने वाले वक्त के अंदर वेस्टीज कहाँ जाने वाली है। हमेशा ध्यान रखिए, हर इंसान, हर व्यक्ति ऐसे घोड़े के ऊपर दाव लगाना चाहता है जिसके जीतने की उम्मीद ज्यादा होती है। ऐसे घोड़े पे कभी दाव लगाना नहीं चाहता कि जो दौड़ ही नहीं पा रहा, जो चल ही नहीं पा रहा, हम उस पर दाव लगा के हारने का चांसेस ज्यादा ले लेते हैं। कोई भी क्रिकेट में भी अगर लेते हैं तो हम उसी टीम पे ज्यादा दाव लगाते हैं जिसमें हमें ऐसा लगता है कि यस, ये 100% जीतेगी, इसके खिलाड़ी पूरे पूरे फॉर्म में है। ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं जब आप किसी चीज का मूल्यांकन करते हैं। यहाँ सोनू शर्मा साहब ने वेस्टीज को समझा, 15 साल का एक्सपीरियंस अपना निकाला, और उन्होंने एक चीज समझ में आई उनको कि आने वाले 10 साल के अंदर वेस्टीज के अंदर वो अपनी इनकम को 1 करोड़ कर सकते हैं। 10 साल तो ज्यादा बोल गया मैं, अभी उनको 2 ही साल हुआ है। तकरीबन 30 से 40, मुझे कंफर्म नहीं है पे आउट, तकरीबन 30 लाख के करीब है उनकी। वो आने वाले 2 से 3 साल के अंदर अपनी इनकम को 1 करोड़ पार कर देंगे। दूसरी किसी कंपनी के अंदर उन्हें 15 साल लगे और उतनी इनकम उन्होंने यहाँ से 2 से 3 साल के अंदर अर्न कर ली, और आने वाले 5 साल के अंदर या 3 साल के अंदर अपनी 1 करोड़ भी कर लेंगे। सोनू शर्मा जैसा व्यक्ति अगर आप समझते हैं कि वो ज्यादा बुद्धिमानी है और वो वेस्टीज को कर रहा है और आप नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप समझदार हैं कि वो समझदार है। एक और लेते हैं मिस्टर एस पी बघेल। एस पी बघेल साहब का 23 साल का एक्सपीरियंस है। मिस्टर बघेल साहब डायमंड के व्यापारी थे, हीरे के व्यापारी।
बॉम्बे के अंदर बहुत अच्छा उनका काम चलता था। पूरे टर्नओवर के अंदर, यानी कि उस हीरे के व्यापार के अंदर वो ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज़ में रहे। वो हीरे के टूल्स के ऊपर काम करते थे जो पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई होता था। बहुत अच्छा पैसा था उनका, बहुत अच्छा रुतबा था। लेकिन 1999 के अंदर वो इस इंडस्ट्री के अंदर आ गए और आज बहुत बखूबी वेस्टीज को वो वेस्टीज के अंदर काम करते हैं और वेस्टीज के ब्रांड एम्बेसडर हैं और तकरीबन 70 से 80 लाख रुपए महीना वेस्टीज से वो कमा रहे हैं। 2015 में उन्होंने वेस्टीज को ज्वाइन किया था। आज अगर 21 की बात करें तो 6 साल हुए हैं। 6 साल के अंदर 70-80 लाख रुपए महीना कमाना, आप समझ सकते हैं इतना ईजी है क्या? मैं आपसे कहूं कि मिस्टर एस पी बहरल, जो हम सबके चीफ मेंटर हैं, वो ऐसे व्यक्ति थे कि अपने साथ बहुत बड़ा नेटवर्क लेके आ गए, बहुत ज्ञानदाता थे, वो सब कुछ ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। 6 या 7 लोगों की टीम लेके आए थे, 2 लाख से उन्होंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया, ज़ीरो से इस बिज़नेस को स्टार्ट किया और आज वो कहाँ तक पहुँच गए। एक और लीडर का नाम लेता हूँ, संतोष नायर, टाइगर संतोष नायर। आप यूट्यूब पे डालिए टाइगर संतोष नायर, आपको उनकी वीडियोज़ मिल जाएँगी। आप हैरान होंगे सोच के कि 1 घंटे का कम से कम 5 लाख रुपए अर्न करते हैं वो। 1 घंटे का 5 लाख, मिस्टर संतोष नायर। मैं उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करता हूँ, मैं उनको ज़्यादा पसंद भी करता हूँ, मैं उनकी वीडियोज़, ऑडियो सुनता रहता हूँ। इवन मैं आज खुल के आपको बता रहा हूँ कि उनके कुछ सेमिनार्स चलते हैं, जिसके अंदर मैं अपनी अपीयरेंस रखता हूँ, मैं सीखने की कोशिश करता हूँ मिस्टर संतोष नायर से। संतोष नायर भी एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो अपने पूरे एंटायर स्पीच में, मोटिवेशन के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ नेटवर्क मार्केटिंग को ही वो प्रमोट करते हैं। उनको भी अच्छा खासा 30 से 40 साल का तजुर्बा है। 30 साल का तजुर्बा जिस इंडस्ट्री का उनके पास है और वो मोदी जी ने बोला कि 40 साल है। 40 साल का तजुर्बा लेके अगर उस इंडस्ट्री को आज भी वो प्रमोट करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गहरी इसकी जड़ें हैं और किस तरह के व्यक्ति जो है इस इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं। एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है संदीप माहेश्वरी। संदीप माहेश्वरी को मैंने कभी नहीं देखा शुरू में कि वो नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करते हो, लेकिन 2017-18 से वो भी लगातार अपने इस इंडस्ट्री के ऊपर अपनी स्पीच को रखते हैं। इवन अभी सुनने में भी आ रहा है कि उन्होंने भी रिसेंटली किसी एक कंपनी को भी ज्वाइन किया है। ये नहीं पता चला किसको है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी उन्होंने रन करनी स्टार्ट की है, जिसके ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। एक और चीज़ है संजीव नायर साहब, जो मैं जिनका मैंने आपसे ज़िक्र किया था, जिन्होंने फ्यूचर ट्रेंड बनाई थी 2007 में और 2018 और 20 का ज़िक्र उन्होंने 2007 में कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं मिस्टर संजीव नायर एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे इंसान जो 7th इन द रैंक रखते हैं पूरे वर्ल्ड में। उस व्यक्ति ने भी वेस्टीज को बहुत कुछ दिया और अभी रिसेंटली 1 साल पहले उन्होंने अपनी खुद की एक कंपनी स्टार्ट की नेटवर्क मार्केटिंग की। आप समझ सकते हैं ये भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ही कूदे। और एक और व्यक्ति है उज्जवल पाटनी, एक और व्यक्ति है दीपक बजाज। ये सारे के सारे अब नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आ चुके हैं। ये मैंने कुछ लोगों के नाम गिने। ये वो लोग हैं जिन्हें ज़्यादातर पूरे हिंदुस्तानी जानते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें यूट्यूब के ऊपर सर्च किया जाता है। ये वो लोग हैं जो आजकल अपने पूरे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग को तवज्जो दे रहे हैं। या तो ये ज़्यादा समझदार हैं या हम लोग ज़्यादा समझदार हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। ये वो इंसान हैं जो समय के साथ चलते हैं। ये वो इंसान हैं जो हर 20 साल के बदलते हुए दौर को पकड़ के चलते हैं। ये वो इंसान हैं जो जानते हैं कि आने वाले 20 साल के अंदर क्या होना है। ये वो जानते हैं कि 2020 के अंदर हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है। उसके हिसाब से उन्होंने तुरंत अपने आप को अपडेट किया, तुरंत चेंज किया। मैंने एक वीडियो देखी थी, उस वीडियो के अंदर भी बोला था कि आपके पास एक फ़ोन है, कितने का फ़ोन है? जो फ़ोन आप यूज़ करते हैं, 10,000, 15,000, 20,000, इससे ज़्यादा का आपके पास फ़ोन नहीं है। 10-15 हज़ार फ़ोन को भी हर 4 महीने बाद अपडेट की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास जितने भी ऐप हैं, उसको भी हर 2 या 3 महीने बाद अपडेट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका दिमाग कितने का है? आपकी ये बॉडी कितने की है? आपका ये शरीर कितने का है? अगर आप बोलते हैं कि ये शरीर अनमोल है, अगर आप बोलते हैं कि इसकी कोई कीमत नहीं है, तो मैं आपसे फिर एक सवाल और करता हूँ, आपने अपने आप को कब अपडेट किया था? मनोज जी ने कहा प्राइसलेस, इज़ वेरी गुड। अगर ये प्राइसलेस है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने अपने आप को कब अपडेट किया? ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया है, तो आपकी वैल्यू उस 10,000 की भी नहीं है, जो आप एक फ़ोन को अपडेट करने में यूज़ करते हैं। आप अगर अपने आप को प्राइसलेस मानते हैं, तो आपको अपने माइंड को, अपनी सोच को, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। आज का दौर पॉजिटिव एटीट्यूड का दौर है, आज का दौर नेगेटिव सोच का नहीं है। आज हमें पॉजिटिव सोच के साथ जाना पड़ेगा। आज हमें समझना पड़ेगा कि 1940 से 2040 तक के बीच में ये जो दौर बदला है, इस दौर के अंदर क्या नेगेटिविटी आई। बहुत से लोग शायद सोचें कि इस सेशन का कोई मतलब नहीं है। ये दुनिया है, ये चलती रहेगी, बोलते रहेंगे, लेकिन ये समझने वाली बात है, अगर इसको पॉजिटिवली सोचा जाए कि इस दौर के अंदर भी हमें सही सोच के साथ जाना है।
कोविड-19 के अंदर मैं 26 अप्रैल को पॉजिटिव हो गया था, लेकिन 26 अप्रैल के बाद से और अभी तक मैं अभी नेगेटिव भी हो चुका हूँ, लेकिन इस पूरे 15 दिन के अंदर मैंने कभी भी अपने दिलो-दिमाग के ऊपर ये नहीं सोचा कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। मैंने अपने काम की रफ्तार बढ़ा दी, मैंने सोचा ही नहीं। यस, मैं घर से बाहर नहीं निकला, पूरे प्रिकॉशंस लिए, मेडिसिन्स लेनी थी वो ली, लेकिन उसके बाद भी मैंने बिल्कुल भी अपने माइंड के अंदर ये नहीं डाला कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। अपने आप को यही बोलता रहा, बोलता क्या रहा, मैंने सोचा ही नहीं कुछ। मैंने सोचा बदलता हुआ दौर है, ये कोविड तो सबको होना है। ऐसा कोई इंसान बचेगा नहीं जिसको कोविड ना हो। कुछ को हो भी चुका होगा, आप सब में से बैठे हैं और कुछ को बुखार होके चला भी गया होगा। आपको पता ही नहीं होगा, ये होगा सबको, ये गारंटी है। इससे अब कोई बच नहीं सकता। लेकिन इससे एक ही चीज़ से बचा सकता है, आपकी सोच। आप कैसे अपने आप को अपडेट करते हैं, कैसे आप अपने आप को सँभालते हैं, कैसे इस दौर के अंदर आप जीना सीखते हैं। जैसे-जैसे आप इस दौर के अंदर जीना सीखेंगे, अपने आप को अपडेट करते चले जाएँगे, 100% मैं आपको श्योर कह रहा हूँ कि आपका सोच, आपका दिमाग आपको लगातार अपडेट करेगा। यहाँ पे एक और चीज़ बोलूँगा और ज़्यादा कुछ अब मेरे पास है नहीं बोलने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ बोलूँगा। पहले इस इंडस्ट्री से पहले मैं इन चीज़ों को मानता नहीं था, लेकिन अब मैं इन चीज़ों को मानता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई चीज़ होती है। जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, वो हमेशा अपने बेडरूम के अंदर एक बच्चे का फ़ोटो लगाती हैं। पहले हम समझते नहीं थे कि बच्चे का फ़ोटो क्यों लगता है। कोई भी लेडीज़ अपने बेडरूम के अंदर कोई प्रेग्नेंट है तो कभी कुत्ते-बिल्ली का फ़ोटो नहीं लगाएगी और बच्चे का ऐसा नहीं टेढ़ा-मेढ़ा कुछ भी लगा दे। वो एक एक सुंदर दिखने वाले बच्चे का ही फ़ोटो लगाती है। तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब फ़ोटो लगा के हम विज़ुअलाइज़ कर सकते हैं, जब हम किसी भी देवता भगवान किसी भी जिस भगवान को मानते हैं, उनकी फ़ोटो मूर्तियाँ लगा के हम विज़ुअलाइज़ करते हैं, हम समझते हैं कि यस हम इन्हें मान रहे हैं। तो आप ये भी चीज़ मानिए कि अगर आप जो सोच रहे हैं, वो कैसे पूरी नहीं हो सकती। आप गलत सोचेंगे, गलत होगा, सही सोचेंगे, सही होगा, अच्छा सोचेंगे, अच्छा होगा। इसीलिए कहा जाता है कि आपको ऐसी स्थिति में पॉज़िटिव ही सोचना है। आप पॉज़िटिव हो गए हैं कोरोना से, लेकिन फिर भी आपको पॉज़िटिव सोचना है। आप पॉजिटिव हो गए हैं लेकिन आप नेगेटिव सोच रहे हैं, तो ये जो पॉजिटिव हुआ वाली चीज़ है, ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देगी। ये भी देखा गया है कि यहाँ पे बहुत से ज़्यादा लोगों को हानियाँ हो रही हैं, बहुत से ज़्यादा जो इंसान है वो अब छोड़ के जा चुके हैं हमें यहाँ से। वो सिर्फ़ इसलिए चले गए कि उन्होंने अपने दिमाग के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा डाल ली। वो समझ चुके हैं कि अभी हमें पकड़ लेगा, अब हम इससे बच नहीं पाएँगे और जैसे-जैसे वो सोचते चले गए वैसे-वैसे वो इस दुनिया से भी चले गए। यहाँ पे एक ही चीज़ आपको रखना है, आपकी सोच। ये आपकी सोच मैंने कोविड के साथ इसलिए कंपैरिज़न की है कि आज की जो जनरेशन है, आज के जो लोग हैं, वो इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं। इस इंडस्ट्री को भी सही सोच के साथ समझने की ज़रूरत है। अब वक़्त आ गया है। लास्ट टाइम फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि अब वक़्त आ गया है आपको समझने का। क्या आपको अपनी उसी तरीके से, उसी माहौल के अंदर अपनी ज़िंदगी को जीना है या अपनी ज़िंदगी को एक नई सोच के साथ, एक पॉज़िटिव सोच के साथ चेंज करना है? अगर आप चेंज करते हैं, तो हम आपके साथ हैं। आप और हम मिलके 100% इस बिज़नेस के अंदर बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। इसके लिए लगातार हम इस तरह के वर्कशॉप को अपडेट करते रहते हैं। लगातार हम 12 बजे भी आप लोगों के साथ रहते हैं ताकि हम बता पाएँ कि ये कैसी इंडस्ट्री है, कैसा ये बिज़नेस मॉड्यूल है, कैसे इसके अंदर हम काम कर सकते हैं। प्लस हम कुछ ट्रेनिंग सेशंस भी लगातार ग्रुप के माध्यम से करते रहते हैं कि हम आपको अपडेट देते रहें कि कैसे इसके अंदर बोलना है, कैसे इसके अंदर काम करना है, कैसे लोगों को हमने चीज़ें शेयर करनी है। इसकी भी एक कला है। हर चीज़ की एक कला होती है। देखो अगर आप बैट बॉल खेलते हैं या आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, उसे खेलने को तो कैसे भी खेलो। गली के लोग भी क्रिकेट खेलते हैं, मैदान के अंदर भी क्रिकेट खेली जाती है। गली में और मैदान में दोनों में एक फ़र्क होता है। गली में तो जहाँ मर्ज़ी से बल्ला उठा लो, जहाँ मर्ज़ी फेंक दो, जहाँ मर्ज़ी मार दो। लेकिन अगर आप कोई तरीके से मैच खेल रहे हैं, तरीके से अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो आपको उसको तरीके उस टेक्नीक को सीखना पड़ेगा। वैसे भी वैसे ही इस इंडस्ट्री के अंदर भी अगर आप आ चुके हैं, तो यहाँ पे भी आपको तरीका अपनाना पड़ेगा। आप गली क्रिकेट की तरह इस इंडस्ट्री को नहीं ले सकते। आप इसे हवा में नहीं ले सकते। अगर आप इसे हवा में लेंगे, तो माफ़ करना ये इंडस्ट्री आपको बहुत पीछे करेगी। इस इंडस्ट्री के अंदर बने रहने के लिए, जमने के लिए आपको याद होगा अभी शुरुआती तौर पे हमने एक वीडियो आपको दिखाई थी। आपको वो बाज बनना पड़ेगा। उस बाज की चीज़ों को समझना पड़ेगा। उसके एक-एक चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा। उस वीडियो को मैं 100% आपके ग्रुप के ऊपर डाल दूँगा। आप उस वीडियो को एक बार और देखिएगा और अपने आप को विजुअलाइज़ करिएगा। उस सोच के साथ आप इस इंडस्ट्री के अंदर काम करेंगे, तो डेफ़िनेटली आप इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा नेटवर्क बना पाएँगे और जैसे-जैसे आप नेटवर्क बनाते चले जाएँगे, वैसे-वैसे आपकी इनकम, आपकी ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी और ये हिंदुस्तान के अंदर जो रेशो है 95% मिडल क्लास की,
वो चेंज होते होते 50-50 भी जा सकती है। और आने वाले 2030 के अंदर मैं आपको 100% बता रहा हूँ, श्योर करके बता रहा हूँ, क्योंकि आने वाला हिंदुस्तान बदलता हुआ दौर है। कोविड-19 जाएगा, 1 साल, 1.5 साल के बाद ये खत्म होगा। इसके बाद जो नया जनरेशन निकल के आएगी, वो यकीन मैं आपको दिला देता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियोज़ देखी हैं। उसके अंदर मैंने 2030 का भारत भी देखा है। 2030 आते-आते यहाँ ऐसी-ऐसी चीज़ें बदलेंगी। मैं ज़्यादा दूर नहीं कर रहा, मैं आगरा की बात कर रहा हूँ, मैं आगरा में रहता हूँ। आगरा के अंदर आप देखिए 2025 और 30 आते-आते आपको यहाँ मेट्रोज़ मिल जाएँगी। हर बड़े जगह पे जाने के लिए आपके पास मेट्रोज़ होंगी। आने वाले वक़्त में आपको यहाँ, जैसे मैंने कहा कि आपको अ, बहुत सी चीज़ें मिलने वाली हैं, जिसका मैं आप लोगों से ज़िक्र कर चुका हूँ। इसका मतलब साफ है, इस बदलते दौर के अंदर हमें अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है, अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। और लास्ट और आखिरी बोल दूँ कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, जिसे हर इंसान कर सकता है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, जिसमें किसी भी तरह के टेक्निक की ज़रूरत नहीं होती। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, जहाँ पढ़े-लिखे होने की ज़रूरत नहीं होती। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, जहाँ आपका ज्ञान मायने नहीं रखता। यह मायने रखता है कि आप सीखने के लिए कितना तैयार हैं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, जहाँ एक अनपढ़ व्यक्ति भी बहुत अच्छा पैसा बना सकता है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, जहाँ पढ़ा-लिखा भी बहुत अच्छा पैसा बना सकता है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, जहाँ सरकारी विभाग वाला व्यक्ति भी बहुत अच्छा पैसा बना सकता है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, जहाँ आप पार्ट टाइम करके भी बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। ये कभी आपसे नहीं कहती कि जो आप प्रेज़ेंट व्यवसाय कर रहे हैं, उसे छोड़ के आप इसमें लग जाएँ। ये आपसे कहती है कि जब तक आपके प्रेज़ेंट व्यवसाय से 3 गुना ज़्यादा इनकम आपको यहाँ से ना आ जाए, जब तक आप वो भी काम करिए और 1 घंटा इसके अंदर भी निकाल के रखिए। जिस तरह अभी 9 बजे हमने स्टार्ट किया था सेशन को, अभी 10:30 बज गए हैं। 1.5 घंटा हम क्या करते? 1.5 घंटा हम टीवी देखते, बातचीत करते, खाना खा रहे होते या कुछ और कर रहे होते। लेकिन इस 1.5 घंटे के अंदर जाना कि 20 साल में दुनिया कैसे बदलती है। ये बचे हुए वक़्त में, फ्री समय पे, जब आप कुछ ना कर रहे हो, उस वक़्त करते हुए अगर आपको कुछ पैसा मिल जाए, अर्निंग मिल जाए, नेटवर्क बनाना स्टार्ट हो जाए, तो उसी का नाम है बदलता हुआ दौर। सही समय का सही उपयोग, सदुपयोग करना। मेरे लिए आज सिर्फ़ इतना ही। आई होप कि मेरी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आपने आज के इस वर्कशॉप से जाना होगा कि किस तरह से हम इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा पैसा और बिज़नेस बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। बैक टू द होस्ट। मनोज प्लीज़। Oh, wow, my goodness. थैंक यू सो वेरी मच सर। बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बिल्कुल वो सब चीजें दोस्तों आज हम लोगों ने जानी जो हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम तो इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी जब इस फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हम बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे माइंड में तो और ज्यादा डीप हो ही जाता है कि हम बिल्कुल सही जगह पे हैं और हमें यहाँ पर एक बहुत ही सुनहरा भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आप को लगातार इम्प्रूव करने की, अपना वर्जन इम्प्रूव करने की, और यहाँ पर जरूरत है तो आपको एक्शन लेने की। आप और हम यदि चाहते हैं, देखिए सफल तो यहाँ पर लोग होते ही हैं, लेकिन यहाँ इस इंडस्ट्री का एक बहुत ही खास बात है, यहाँ पर जो लोग ज्यादा स्पीड से काम करते हैं, वो लोग ज्यादा सफल हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये इंडस्ट्री बहुत ट्रांसपेरेंट इंडस्ट्री है। यहाँ पर हम लगातार लोगों के सामने आते हैं, लोगों के बीच में आते हैं, लोगों से मिलते हैं और लोग हमें देखते हैं, लोग हमें फॉलो करते हैं। जैसे कि हमने कहा था, शख्स से शख्सियत तक का सफर। तो आज हमारे बीच में वाकई में एक शख्सियत थे, क्योंकि आपने सुन ही लिया उनको इतना कि आप समझ गए होंगे कि उन्हें आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है वो। आज वो अपने आप को प्रूफ कर चुके हैं, हम सभी लोगों के लिए एक मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ हमें भी इस इंडस्ट्री में अपनी रफ्तार बढ़ाकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि जिन लोगों को हम अपने साथ लेकर आते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ देखते हैं, हमें यहाँ सफल होता हुआ लोग देखना चाहते हैं। तो अगर हम रफ्तार से काम करेंगे तो हम यहाँ पर सफल होंगे और वो लोग हमसे इंस्पायर्ड होंगे और हमारे साथ बढ़ चढ़कर इस इंडस्ट्री को और बड़ा बनाएंगे। दोस्तों मैं यहाँ पर बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहूंगा आप सब लोगों की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, हमारी एंटायर फैमिली की तरफ से। आज जो सर ने जो भी रिसर्च वर्क किया, जो भी उनका अपना पूरा एनालिसिस था, सर ने हम लोगों तक डिलीवर किया। अब जिम्मेदारी हम लोगों की है दोस्तों, क्योंकि अब मैं समझता हूँ इस समय पे हमारे बीच में सारे के सारे एक्टिव लीडर्स ही रह गए होंगे। बाकी जो लोग नए होंगे शायद वो
यहाँ से अभी तक एग्जिट हो चुके होंगे। तो दोस्तों अब ये जिम्मेदारी हम सभी लोगों की है। हम यहाँ पर कुल मिला के 63 लोग हैं। सोचिए अगर यही जो सर ने एक कमिटमेंट लिया, इस कमिटमेंट के साथ सर ने हमें ये सारी इंफॉर्मेशन डिलीवर की, अगर यही चीज हम डुप्लीकेट कर देते हैं और कल एक-एक व्यक्ति को भी दे देते हैं और डेली कम से कम 1 या 2 व्यक्तियों को भी शेयर करते हैं, तो सोचिए ये मुहिम कितनी बड़ी हो जाने वाली है। तो आपको सभी लोगों के कमेंट्स को देखकर ज़रूर जीपी सर हम लोगों को देख रहे होंगे जीपी सर, हम लोग वाक़ई में बहुत कृतज्ञ हैं और बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आज कि यहाँ पर आप हमारे मेंटर हो सर और लगातार आप हमें करके प्रेरणा देते हो। आप अपने आप को लगातार अपग्रेड करता हुआ जब हम आपको देखते हैं, तो हम अपने आप ही ये सीख जाते हैं कि हमें क्या कर दिखाना है। और आप बस यही है कि आपसे लगातार प्रेरित होकर हम भी यहाँ पर बहुत कुछ इस इंडस्ट्री को देना चाहते हैं सर। आपने जितना हमें दिया, इस इंडस्ट्री ने हमें दिया, हम इसको लौटाने का पूरा-पूरा प्रयास करेंगे। लगातार अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे सर। थैंक यू सो वेरी मच सर। सर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? थैंक यू सो मच। अब कल मिलेंगे दोपहर को 12 बजे एक नए सेशन के साथ, एक नई चीज़ के साथ, एक नई सीईओ के साथ। बस आपने बहुत सही बोला कि हमें थोड़ा-सा प्रयास करना है कि हम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएँ, लोगों को इनवाइट करें, क्योंकि हम हर सीईओ के अंदर दोपहर को 12 बजे बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छे से अच्छी चीज़ों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छे लीडर्स जो हमारे लगातार अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, उनके माध्यम से एक बेहतर सीईओ को बनाते चले जा रहे हैं। स्ट्रेंथ भी अब आ रही है, पहले 30, 35, 15 से स्टार्ट हुई थी और अब तकरीबन 65 के करीब चली गई है। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, संतोष ने लिख भी दिया कि कल रात को 9 बजे हम एक नया सेशन लेके आ रहे हैं, वाटर एयर प्यूरीफायर को लेके। एयर प्यूरीफायर के ऊपर एक ट्रेनिंग सेशन होने जा रही है, जिसके बारे में हल्का सा बता दूँ कि हमारे संतोष जी ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है और बहुत सी चीज़ों को आज उन्होंने अपडेट किया है और लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि मैं बेहतर से बेहतर आप लोगों को तक डिलीवर करूँ। और ये कल रात को 9 बजे होगा। आपको किसी को भी कहीं जाना नहीं है। कल रात को 9 बजे आईडी के ऊपर यहीं बैठना है और समझना है कि एयर प्यूरीफायर के ऊपर हम बिज़नेस कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में पूरा हिंदुस्तान एयर प्यूरीफायर को लेके काम कर रहा है और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैं भी अपने घर के अंदर, मेरी तरह और भी हमारे लीडर्स हैं, वो घर के अंदर यूज़ कर रहे हैं, उन्हें फ़र्क महसूस हो रहा है। मुझे भी फ़र्क महसूस होता है कि जब मैं उस रूम के अंदर जाता हूँ तो लगता है कि वाक़ई एयर प्यूरीफायर काम करता है। तो इसको लेके कल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन संतोष जी लेके आ रहे हैं। कहीं जाइएगा नहीं, अपना समय निकालिएगा, अपने नेट को बचा के रखिएगा, क्योंकि दोपहर की 12 बजे और रात की 9 बजे ये 2 सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको कल तो करने ही करने हैं, आगे भी करने ही हैं, लेकिन कल ज़रूर करने हैं। तो मिलते हैं कल दोपहर को 12 बजे सीईओ के साथ। जब तक आप मस्त रहिए, खुश रहिए, फैमिली के साथ एन्जॉय कीजिए, घर के अंदर रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल।